गुड इवनिंग थर्ड सेम एग्जामिनीज। तो काल है एग्जाम और हम एकदम लास्ट मोमेंट में अब एक जो लास्ट चैप्टर बच गया था वो इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी इनकम, अब हम रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली दिन भर क्लास है, डिफरेंट कुछ प्रोफेशनल क्लासेस, अदर क्लासेस थे। ये सब क्लास लेने के बाद फिर जब फाइनली थोड़ा टाइम मिलता है तो बस घर में आके आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ठीक है, हम आप कोशिश करेंगे आज ही सारा हम सैलरी कर देंगे। सैलरी में दो पार्ट आएगा, एक तो 15 मार्क्स में आएगा और एक 5 मार्क्स में। ठीक है, तो अगर 15 मार्क्स में जो आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो थोड़ा लेंदी है क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस आपको सीखना होता है। बट जो 5 मार्क्स का है वो भी लेंदी है, उसमें पार्ट पार्ट है सैलरी का। उससे हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि पहले सेपरेटली सब सैलरी का रूल्स रेगुलेशन बताना, इसके बाद सॉल्व करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मैटर्स। तो अब हम लोग एक करेंगे। और एक चीज, मैंने हम कुछ क्वेश्चंस विद सॉल्व हम पीडीएफ भेज दिए, मतलब हम सॉल्व करके हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। उसमें अपना रिवीजन सीट का कुछ किए, प्लस एक्स्ट्रा 2 इयर्स का पेपर लिए, वो 2023 का पेपर से। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चंस विथ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन वो भेजे, उसको आप लोग देख लोगे। अब अभी हम लोग रूल्स जब सीख लेंगे ना, तो आपको अब उसके बाद देखोगे, आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा क्यों कैलकुलेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझ में आ जाएगा। और तो हम लोग अब शुरू करते, इसमें से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, जो इस शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में जनरली देता है, उस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपको इस ऐसे दे दिया 15 मार्क्स में, 3 दे दिया, मतलब सैलरी के साथ ऑप्शन में भी दे सकता है। 3 दे दिए कि एक ग्रेचुइटी का कीजिए, एक पेंशन का कीजिए, एक लीव सैलरी कीजिए, या रेंट फ्री एकोमोडेशन कीजिए, या हाउस रेंट अलाउंस कीजिए, प्रोविडेंट फंड कीजिए। बट लॉन्ग में तो सब कुछ आएगा। यहाँ जितना आया हुआ था सब कुछ तो नहीं, जितना आया उसमें से कुछ प्रोबेबल्स क्वेश्चन मैंने जो लिखे थे, उसमें से कुछ सॉल्व कर चुके, वो क्वेश्चन नंबर के साथ देखोगे क्लियर हो जाएगा। और मैंने जो उसमें से नहीं कराए थे, एक्चुअली वो टाइम उतना नहीं मिला है, वो कर लिए थे लेकिन उसमें कॉपी में थोड़ा वो काटम किटम कर लिए थे, नींद में कर रहे थे। खैर, तो अब स्टार्ट करते ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन उसी को सॉल्व करते। और आई थिंक ये नहीं कि रूल्स नहीं पता इसलिए नहीं होगा, हम रूल्स के साथ ही समझाएंगे, साथ में प्रैक्टिकल वो हो जाएगा, तो हमको अलग से रूल्स फिर प्रैक्टिकल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राइट? यस। तो एक बार क्वेश्चन में आ जाते, क्वेश्चन क्या था ये देखो। यस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 मैंने उसमें सॉल्व नहीं करके दिए थे। तो क्वेश्चन 1 में क्या है देखो, ये बोल रहे हैं, एक मिनट, हम क्वेश्चन जो प्रिंटेड मटेरियल्स मेरे पास है वो हम खोल लेते हैं एक बार। मिस्टर बासु, बी बासु, रिटायर्ड ऑन 31st 10/2023 फ्रॉम प्राइवेट कंपनी से रिटायर किए। कितना साल सर्विस किए थे? 32 years and 10 months ऑफ सर्विस। और उनको कुछ मिला, क्या मिला? इतना साल सर्विस करके लीव सैलरी मिला। लीव सैलरी होता क्या? एक्चुअली सभी एम्प्लॉय को ना कुछ दिन छुट्टी मिलता है, यानी कि आपको वर्किंग डेज में रेगुलर ये करना होगा। कुछ दिन छुट्टी आपको अलाउ किया जाता है, दैट इज लीव विथ पे, मतलब उसके साथ पेमेंट मिलेगा आपको। जैसे मान लो हम किसी कंपनी ज्वाइन किया और कंपनी बोला साल में आप 30 दिन छुट्टी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको पेमेंट मिल जाएगा, पेमेंट नहीं काटेंगे। हाँ, 30 से ज्यादा हो गया तो उसमें हम आपसे आपका पेमेंट काट लेंगे। तो जो 30 दिन हमको मिला, हमको तो हमसे तो पेमेंट काटेगा नहीं, उससे मिल जाएगा। मतलब हर महीना हम 2 दिन 3 दिन करके छुट्टी लेते गए वर्किंग डेज में। छुट्टी जो है संडे हॉलीडे या उसके लिए नहीं, वो तो छुट्टी सबको मिलता है। लेकिन वर्किंग डेज में भी हम छुट्टी लिए 30 दिन, एक साल में कंपनी बोल दिया 30 दिन तक ले सकते हो, तो हमको सैलरी तो मिल जाएगा इस 30 दिन का। लेकिन बात ये हो रहा है कि हम अगर सोचे नहीं हम काम कर लेते, क्यों छुट्टी ले, घर में रहेंगे तो घर का काम करेंगे विदाउट एनी पेमेंट, तो उससे अच्छा वहां काम कर लेते। अगर कंपनी देगा हमको एक्स्ट्रा तो हम काम कर लेंगे। तो कंपनी बोला नहीं, ये 30 दिन छुट्टी में भी आप काम करोगे तो ईयर एंड में कितना दिन आपका अकाउंट में जमा हुआ, आप काम किए, उसके हिसाब से आपको दे देंगे। तो मैंने बोले अच्छा बात है, चलो काम कर लेते। 30 दिन की जगह फर्स्ट ईयर मतलब ज्वाइन किए थे कंपनी, उसमें कितना, सिर्फ 5 दिन छुट्टी लिए, 25 दिन काम किए। ये जो 25 दिन काम किए, एक्चुअली छुट्टी तो हम ले सकते थे, 25 दिन छुट्टी ले सकते थे, उसमें हमको सैलरी में कोई डिडक्ट नहीं होता था।
तो हमको एक्स्ट्रा मिलेगा ना, इसको बोलोगे लीव सैलरी। अब देखते हैं लीव सैलरी कब हम उठाएंगे, उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी, टैक्स अथॉरिटी क्या बोल रहे हैं, कब उठाओगे, एग्जाम्प्टेड, टैक्स नहीं देना होगा, उस पर टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं करना होगा, और कब उठाओगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारा रूल्स है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये जो छुट्टी लिए तो इसके बाद 1 महीना 1 साल कंप्लीट हो गया, इसमें ना कंप्लीट होगा तभी, यानी कि बीच में जाके बोलोगे 6 महीना तो 30 दिन का आधा 15 डेज होता है, हम तो 10 दिन काम किए दे दीजिए, नहीं, वो देखेगा नहीं आपको, पूरा कंप्लीट होगा तभी देखा जाएगा। ओके, क्लियर, यस। तो 1 साल काम किए, 20 दिन काम किए, 1 साल में 30 दिन छुट्टी मिलना चाहिए था, हम 10 दिन छुट्टी लिए, मतलब ये जो 10 दिन छुट्टी लिए उसको बोलोगे लीव एवेल्ड, उसको क्या बोलते हैं, लीव एवेल कर चुके मैंने, उठा चुके, लीव ले चुके मैंने। और जब बाकी 30-20 दिन काम किए तो मेरा लीव जमा हो गया, लीव क्रेडिटेड, मेरा अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो अब बोलो ईयर एंड हो गया, हम कंपनी को बोल, अपना मालिक को बोल सकते, मतलब एम्प्लॉयर को, कि सर मेरा तो 30 दिन छुट्टी अलाउ किए थे और मैंने तो 20 दिन काम किए, ये 20 दिन का सैलरी हमको दे दीजिए। वो लोग बोलेगा ठीक है, आपको आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, वो हमको एक बार रिमाइंडर देगा कि दो ऑप्शन दे रहे हैं, अभी लेना है ले लीजिए, या दूसरा पूरा लाइफ टाइम सर्विस कर लीजिए, इसके बाद टोटल जो क्रेडिट होगा जमा होगा आपका अकाउंट में लीव के लिए, एक साथ उठा लीजिएगा उस टाइम। तो बोलोगे अब क्या फायदा, अभी जो मिलना था 20 साल बाद लेंगे तो हमको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, नहीं, अभी आपको सैलरी बेसिक मिलता था, मान लो बेसिक सैलरी डी एक्सेट्रा मिलता है, सैलरी सीखेंगे, मिलता था कितना, 20,000 मंथली, लेकिन जब रिटायर की उस टाइम कितना, 2 लाख रुपया मंथली हो गया, इतना दिन काम किए, प्रमोशन होते गया, फिर आपका पे स्केल बढ़ते गया, तो आपका उस टाइम 1 लाख 2 लाख रुपया मंथली हो रहे, तो उस टाइम के हिसाब से मिलेगा लीव सैलरी, तो बोलो बेनिफिट है ना, यस। और ये उठा लेंगे अभी 20 दिन का, मान लो 10,000 रुपया मिल गया, वो कहाँ खर्चा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अब जमा करते जाओगे और पूरा लाइफ करने के बाद देखा गया लमसम आपको 20 लाख 15 लाख मिल गया, तो वो बोलो बेनिफिट देगा ना, यस। और उस टाइम के पे स्केल के हिसाब से मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम, इसीलिए बहुत सारे क्या करते, उठा लेते, और बहुत सारे रिटायरमेंट तक वेट करते, रिटायरमेंट के बाद उठाते। बोलो आप लिव सैलरी के बारे में आइडिया हो गया ना, नाउ अब आ जाते, ये जो रिटायरमेंट से पहले उठा लिए, हर साल उठा लिए, 2-3 साल बाद फिर उठाते जा रहे हैं, ये टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल इनकम, जितना उठाए पूरा टैक्सेबल, ठीक है ना, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब अगर मैंने रिटायरमेंट के बाद उठाए तो इस केस में छूट दिया जाएगा, मेरा इनकम जितना उठाया मेरा इनकम हो गया, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्शन हमको दिया जाएगा, और एग्जाम्शन लेस करेंगे, लेस करके जो बैलेंस अमाउंट वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है। आप अब आ जाते हैं, ये जो रिटायरमेंट के बाद उठाए, और आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये जो रिटायरमेंट के बाद उठाएंगे ना, वो मेरे लिए फुल्ली एग्जाम्प्टेड। क्या होगा, ये जो लीव सैलरी उठाए तो हमको इस पे एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा, मेरे लिए एग्जाम्प्टेड इनकम, मतलब बोलते हैं ना कुछ हेड्स बताओ, 5 हेड्स जो एग्जाम्प्टेड, उसमें लिख सकते हो लिव सैलरी इनकैश बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, यस। अब अगर ये गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल होगा, उसमें रूल्स है, इस क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो लिव का आइडिया दे दिए, आप इसका सॉल्व भी करते। यस, तो अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते। बासु रिटायर किए 31 10 और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, और 32 ईयर्स 10 मंथ सर्विस किए, और रिसीव किए 7,50,000 एज लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैश के मतलब उठा लिए कैश, ठीक है ना। तो आफ्टर रिटायरमेंट अपना सर्विसिंग कंपनी उठाए, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसमें कुछ एग्जाम्शन मिलेगा। अब आ जाते, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, तो एग्जाम्शन कुछ मिलेगा, फुल्ली एग्जाम्प्टेड नहीं है। इस बेसिक सैलरी, तो उनको बेसिक सैलरी क्या मिलता है, बेसिक मतलब एज पर एग्रीमेंट, पे स्केल होता है ना, उसके हिसाब से सैलरी कितना मिला, आप ज्वाइन किए तो उसमें पे स्केल होता है, उस पे स्केल के हिसाब से जो भी आपको मिला वो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना था, 30,000। रिटायरमेंट जब किए उस टाइम मंथली था 30,750, और उनका इस सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होता था। 1 साल हो गया तो इसके बाद इंक्रीमेंट होता था हर साल, कितना, 1 साल सर्विस कंप्लीट किए तो 1,500 रुपया इंक्रीमेंट हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर कंप्लीट किए तो 1,500 इंक्रीमेंट हो गया, हर साल इंक्रीमेंट होता है मंथली सैलरी में 1,500 रुपया करके। और वो इंक्रीमेंट उनका ईच एंड एवरी ईयर कौन सा डेट से होता है,
फर्स्ट मई से होता है एवरी ईयर, राइट, ओके। अब डीए उनको मिलता है, बेसिक के साथ डीए भी मिलता है, ये भी सैलरी का एक पार्ट मानोगे। डीए होता है महंगाई भत्ता, ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं तो पे स्केल से हो सकता है नहीं चलेगा आपका, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप मेंटेन नहीं कर रहे, तो टू मेंटेन द योर कॉस्ट ऑफ लिविंग ये डीए दिया जाता है। डीए कितना दे रहा था? 50% ऑफ बेसिक, लेकिन इट नॉट से फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी। सर यहाँ हम लोग को प्रॉब्लम होता है, इसका डिटेल्स हम अच्छा से समझा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो, अगर बोल दिया डीए कुछ कुछ भी परसेंटेज ऑफ बेसिक एटसेट्रा ये परमानेंट इतना दे दिया और बोल दिया फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी, तो समझ लेना जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट उठाओगे रिटायरमेंट के बाद, या बहुत सारे अलाउंसेस बेनिफिट आपको उठाओगे, उसमें ये डीए बेसिक के साथ डीए जोड़ के फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी, डीए जोड़ के जो मिल रहा था उसी बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाएगा सारा बेनिफिट्स, राइट। जैसे आप रिटायरमेंट करोगे पेंशन मिल सकता है, अगर बेसिक डीए फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी, तो बेसिक और डीए जोड़ के जितना मिल रहा था उसमें से आपका पेंशन, अब मान लो पेंशन 50% दे रहे तो बेसिक और डीए ऐड करके जो भी मिले आ रहा था उसका 50% पेंशन मिलेगा। और अगर नॉट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी तो सिर्फ बेसिक पे 50% पेंशन मिलेगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट, अदर कुछ अलाउंसेस, ये सब के लिए जब हम लोग सैलरी देखेंगे तो उसमें डीए जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? इट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी, और नहीं है तो इसको जोड़ेंगे नहीं। नॉट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी तो डीए को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ एक पॉइंट याद रखना। दूसरा, और कैसे पता चल सकता है सर? ओके, अगर बोल दिया डीए फिक्स्ड तो फिर नॉट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप एजम्पशन ले सकते हो कि डीए फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी, तो डीए भी जोड़ लोगे बेसिक के साथ कुछ कुछ कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ नॉट फॉर्मिंग दे रहे हैं तो डायरेक्ट इसको लेना ही नहीं है, तो बेसिक लेंगे। अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल, अब देख रहे हैं सर्विस जहां ज्वाइन किए थे कंपनी, कंपनी उनको लीव अलाउ करते, कितना दिन का लीव अलाउ करते? साल में 25 दिन, 30, कोई 40, कोई 25 दिन, कोई 20 दिन, सब कंपनी डिफरेंट डिफरेंट देता है, सबको एक ही नहीं देता है। सर गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं रूल किए कि एक सबको लिए मतलब कॉन्स्ट एक अमाउंट एक फिक्स डेज होना चाहिए? वो आगे सीखेंगे रूल्स क्या बोल रहे हैं। नाउ इस कंप्यूटर ईयर सर्विस होगा तो उनको 25 दिन का लीव अलाउ किया जाएगा, लेकिन एक्चुअली उन्होंने लीव अवेल कर चुके पूरा सर्विस पीरियड में, जो इतना साल काम किए 32 साल 10 महीना, कितना अवेल कर चुके, मतलब छुट्टी ले चुके, ठीक है ना, कितना दिन? 500 डेज। तो इस सर्विस पीरियड में लीव ले चुके, कंप्यूट टैक्सेबल लीव। क्या होगा टैक्सेबल लीव? ये 2022 ऑनर्स में आया था। यस, लेट अस स्टार्ट, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो सॉल्व करना शुरू करते। तो सैलरी पार्ट, सैलरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सैलरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नौ, अब बोलो कितना लिखोगे टैक्सेबल? एक क्वेश्चन वन था, क्वेश्चन वन 2022 ऑनर्स, लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी ऑफ, किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? मिस्टर बी बासु। यस, क्वेश्चन दिया था मिस्टर बी बासु, एक्चुअली बी से पूरा पूरा फुल नाम था, यह हम शॉर्ट कर दिए। अब मिस्टर बी बासु एक में लिख रहे हैं, बाकी सब में लिखेंगे नहीं, वो ऐसे ही लिखना होता सब में। फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर? ना 2022-23, सॉरी असेसमेंट ईयर 2002, हम लोग का ऑलवेज 23, सर 2024-25 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर नहीं भी लिखोगे चले, ऑलवेज प्रीवियस ईयर का ही तो करते कैलकुलेशन, बट असेसमेंट ईयर लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें सिर्फ एक ही तो पार्ट कर रहे, लिव सैलरी, तो सिर्फ दो कॉलम करोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट ये तो पता है ना, लिखते हैं। यस, हम अमाउंट ही सिर्फ लिख लेते हैं, एक डिटेल कॉलम की है और एक नेट, एक डिटेल्स के लिए और एक नेट। तो देखो ये क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे,
अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो इतना कुछ टेबल नहीं बनाते, डायरेक्ट लिखते लीव इन केस बाय मिस्टर बी बासु इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड। सेक्शन क्या है वो भी अभी पता चल जाएगा। अंडर सेक्शन 10(10)(a) लीव है तो 10(10)(a), ग्रेचुइटी तो 10(10) और फिर आपका पेंशन है तो 10(10)(a। ठीक है, ओके। फिलहाल अब लिख रहे हैं, अगर गवर्नमेंट होता तो लिखते इट वाज फुल्ली एग्जाम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 10(10)(10)(10)(a) फर्स्ट। ठीक है, बट यहां हम लोग, ये तो गवर्नमेंट नहीं था तो लिखो लीव सैलरी एनकैस्ट या लीव सैलरी रिसीव्ड। लीव सैलरी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट उठाए तो ये लीव सैलरी कितना मिला बोलो। ये दिया था सर, लीव सैलरी 7,50,000 लिए, 7,50,000 उठाए। यस, अब इससे लेस करेंगे। सेक्शन इसमें थोड़ा बहुत लिखोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से एक एक सेक्शन सब में आएगा। तो एग्जाम्शन डिडक्शन नहीं लिखोगे, एग्जाम्शन। रिडक्शन एग्जाम्शन से भी, एग्जाम्शन में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10(10)(a) अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फर्स्ट और अदर देन गवर्नमेंट तो सेकंड, ये लिखोगे। एग्जाम्शन सेक्शन 10(10)(a) अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फर्स्ट और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सेकंड, राइट। नाउ इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें तो ब्रैकेट में लिख लोगे लीस्ट ऑफ, लीस्ट मतलब लोएस्ट ऑफ फॉलोइंग 4, लोएस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 मतलब 4 ऑल्टरनेटिव्स है और 4 में से जो सबसे लोएस्ट लिस्ट वही आपको एग्जाम्शन मिलेगा और ये माइनस करोगे, बाकी जो भी है बैलेंस वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो अप टू सर्टेन एक्सटेंड आपको छूट दिया जाएगा, पूरा नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पूरा छूट है ना, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बार बन जाओ, सारा छूट ही छूट ही है, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। बट यहाँ क्या करेंगे, 4 ऑप्शन, तो लिस्ट ऑफ 4 में से फर्स्ट, फर्स्ट क्या है ना, जो मिला लिख लो, कितना मिला था 750, उसी को लिख लो, जितना मिला था उसी को आप लिख लोगे। ठीक है, लिखो इसमें लीव सैलरी रिसीव्ड, ये 4 ऑप्शन इसी के साथ साथ हम समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, जितना मिल गया ना लीव सैलरी उसी को लिख लोगे, लीव सैलरी रिसीव्ड। बताओ कितना मिला, कितना मिला बताओ, 750। यस, अब ये ऑप्शन को आगे पीछे कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ बुक में कुछ आगे है कुछ पीछे है, लेकिन 4 ही तो लिखना होगा, 4 ही करेंगे। तो एक लिमिट भी होता है, वो लिख लेते, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं मैक्सिमम लिमिट। इसको मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट की, इससे ज्यादा एग्जाम्शन किसी को नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम लिमिट या स्टैट्यूटरी लिमिट कुछ भी लिखो। पहले ना लीव सैलरी में 3 लाख तक एग्जाम्शन था, अभी एक साल, 1-2 साल से इसको इंक्रीज कर दिए। कितना कर दिए ना, 25 लाख लिमिट, इतना, इससे ज्यादा लीव के लिए एग्जाम्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। ये सिर्फ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड है, तो लिमिट इतना, तो ये लिख लोगे। और थर्ड, थर्ड क्या है ना, एवरेज सैलरी 10 मंथ्स, ये लिखोगे 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, एवरेज बेसिस लास्ट 10 मंथ्स, रिटायरमेंट से पहले लास्ट 10 मंथ्स जो सैलरी मिला था वो लिख लोगे। अब तो इसमें एक चीज फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करेंगे, ये एवरेज सैलरी मंथली क्या वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ एक नोट लिखते, नोट फर्स्ट, क्या फाइंड करना होगा, एवरेज सैलरी। जब एवरेज मिल जाएगा, मान लो 50,000 आया तो 10 × 50,000 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, एवरेज है 30,000, 10 × 30,000 3 लाख हो जाएगा। तो एक नोट में हम लोग फाइंड करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ऑप्शन क्या ऑप्शन है ना, लीव क्रेडिटेड, क्या ऑप्शन है, लीव क्रेडिटेड। ये आपका
मंथ्स के हिसाब से इनटू एवरेज सैलरी। वही जो एवरेज सैलरी था, अब इसमें देखेंगे लीव क्रेडिटेड, आपका अकाउंट में लीव क्रेडिट कितना है, वो एक्चुअल लीव क्रेडिटेड नहीं, इसमें कुछ कैलकुलेशन होता है। ये हम कैसे करोगे, हम नोट में फिर बताएंगे, लीव क्रेडिटेड भी नोट में बताएंगे, ठीक है। तो नोट 2 इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, आगे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों केस में हम लोग को अभी नोट पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो एवरेज सैलरी इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। एवरेज मतलब एवरेज मंथली सैलरी, ये दोनों, तो एवरेज सैलरी फाइंड करेंगे। इसके बाद लीव इनका अकाउंट में जमा कितना है रूल्स के हिसाब से, एक्चुअल उनका अकाउंट में कितना नहीं, हम लोग टैक्स के हिसाब से देखेंगे उनके अकाउंट में कितना जमा होना चाहिए, ठीक है, वो देखेंगे और इससे इनटू कर लेंगे लीव क्रेडिटेड मंथ्स इनटू 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 क्या करोगे एवरेज सैलरी। तो ये हो जाएगा चारों ऑप्शन, और इस चार ऑप्शन में से क्या करोगे, जो सबसे लोएस्ट आएगा वो आप माइनस कर दोगे फाइनल कॉलम में, और माइनस करने के बाद जो बैलेंस है वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल लीव सैलरी। आपके लिए इतना सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट, यस बोलो, क्लियर है। तो अब नोट में आ जाते, फर्स्ट नोट क्या, एवरेज सैलरी फाइंड करोगे, तो लिखो एवरेज सैलरी। नोट 1 क्या फाइंड करेंगे, एवरेज सैलरी, इसी में सब लिख के देंगे। तो इसी तरह एक एक क्वेश्चन देख लोगे ना, मोटा मोटी बहुत कुछ हो जाएगा। एवरेज सैलरी इक्वल टू होता है सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, जिस दिन रिटायर किए उससे पहले का 10 महीना में कितना रिसीव किए थे, ठीक है, जब ज्वाइन किए थे उस टाइम का नहीं, सैलरी ऑफ लास्ट कितना दिन का लेंगे, लास्ट 10 मंथ्स, जिस दिन रिटायर किए उस दिन से पहले 10 मंथ्स का लेंगे। लेकिन यहां एक चीज और, लास्ट 10 मंथ कब तक, लास्ट जिस दिन रिटायर किया अप टू दैट डेट, सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, राइट, सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर लास्ट 10 मंथ्स का डेट ऑफ रिटायरमेंट 10 महीना का टोटल है ना, तो डिवाइड करोगे 10, तो क्या मिलेगा, एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगा। क्लियर है, यस। तो हम लोग क्या लेंगे, जिस दिन रिटायर किए, ध्यान में रखना, कहीं पे अप टू द डेट पॉइंट देखना होगा, कहीं पे अप टू लास्ट मंथ देखना होगा, जिस मंथ में रिटायर किए उसको छोड़ के लास्ट मंथ देखना होगा। कहाँ क्या देखेंगे, अगर लीव है, सैलरी लेंगे कितना तक लेंगे, लास्ट 10 मंथ्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो लास्ट 10 मंथ्स का कितना सैलरी देख लिए और डिवाइड कर देंगे 10 से, एवरेज सैलरी मिल जाएगा। अब ये जो एवरेज मिल गया इसमें 10 मंथ्स इंटू करोगे या लीव क्रेडिटेड उससे मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, यस 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 यस। नाउ तो फिर सैलरी में सर क्या क्या लेंगे, सैलरी में क्या क्या लेंगे सर, तो सैलरी का मतलब, इस केस में सैलरी का मतलब क्या हो रहा है, देखो सैलरी मतलब इसमें बेसिक सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट, कुछ पे स्केल होता है ना, उसके हिसाब से क्या मिला, बेसिक सैलरी। तो रिटायरमेंट डेट तक लास्ट 10 मंथ्स में आपको बेसिक सैलरी कितना मिला, राइट, ए प्लस इसमें ऐड कर लोगे डियरनेस अलाउंस, शॉर्ट में डीए, डियरनेस अलाउंस बोले ना, महंगाई भत्ता, इन्फ्लेशन के कारण हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाते। सोचो जो 30 साल पहले सर्विस किए थे, अगर उनको 5,000 सैलरी मिलता था उस टाइम का 5,000, अभी मान लो उनको मिल रहा है कितना, 50,000, हो सकता है इस टाइम 50,000 में भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, उस टाइम 5,000 बहुत ज्यादा था, यस। तो इसके लिए ना इन्फ्लेशन के कारण वो कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, दैट इज डीएनएस अलाउंस। और ये डीएनएस अलाउंस तभी ऐड करेंगे अगर इट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी तभी ऐड करेंगे, अगर ये फिक्स डीए है और बोले नॉट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी, लेंगे नहीं। और और एक चीज, कभी कभी ना पार्ट ऑफ सैलरी ये टर्म नहीं देके, कभी कभी पार्ट ऑफ सैलरी नहीं देके बोलते इट फॉर्म से पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो समझ लेना वो पार्ट ऑफ सैलरी है, पार्ट ऑफ सैलरी दे रहे हैं, या फॉर्म से पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो समझ लेना ये पार्ट ऑफ सैलरी है।
और अगर फिक्स बोल दिया कि डीए फिक्स्ड है तो फिर उसको नहीं लेंगे, नॉट फ्रॉम से पार्ट ऑफ सैलरी नहीं लेंगे, और अगर कुछ नहीं दिया तो आप एजम्पशन ले सकते हो, एज्यूम कर लेंगे इट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, यस। और एक चीज, अगर आपको कमीशन मिला, आप मान लो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे तो कमीशन भी मिला होगा, तो कमीशन ये भी जोड़ेंगे, लेकिन कमीशन फिक्स कमीशन नहीं, एज ए फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, मतलब सेल्स, सेल्स पर्सन था, सेल्स पे 2% इनको कमीशन भी मिलता था, तो ये भी लिया जाएगा। तो बोलो सैलरी में क्या लेंगे, क्या क्या लेंगे, आप याद करो, याद रखोगे। बहुत जगह कहीं पे बेसिक लेंगे, कहीं पे बेसिक डीए लेंगे, कहीं पे बेसिक डीए कमीशन लेंगे, कहीं पे बहुत सारे अलाउंस लेंगे। तो इसमें बेसिक लेंगे, डीए तभी लेंगे इट फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन लेंगे। ठीक है ना, यस सर। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो बोलो इनको बेसिक सैलरी कितना मिलते थे, बेसिक सैलरी कितना मिलते थे, इसके लिए हम फिर टाइमलाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़ो, बोलो टाइमलाइन बेसिक सैलरी के लिए। एग्जाम में ये सब नहीं करोगे, यहां समझाने के लिए हम कर रहे हैं। उन्होंने रिटायर्ड किए थे, अब बोलो क्वेश्चन पढ़ के बोलो कब रिटायर्ड किए थे इन्होंने। मिस्टर बासु रिटायर्ड किए थे 31/10/2023। अच्छा, मैंने एक चीज और, ऑनेस्ट कन्फेशन, मैंने इसमें कन्फेशन कर लेते, मैंने हमको इसको लिखना क्या चाहिए, 31/10/2023। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन 2022 में आया था उसमें डेट कुछ और था। ठीक है, हम इसमें मिड ऑफ मतलब फिर मंथ्स के बीच में हो रहा था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए हम इसमें एंड कर लिए थे, तो इसमें अडॉप्टेड देना चाहिए था। खैर, इसमें इस क्वेश्चन को लेके चलो 31/10/2023। अब हो सकता है कोई अगर बुक से देखे, अरे 22 में तो यही क्वेश्चन है, उसमें तो डिफरेंट आंसर है, सिर्फ इसके कारण ही चेंज होगा। ठीक है, यस। तो बोलो लास्ट 10 मंथ्स, इस दिन तक, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बोले ना, तो लास्ट 10 मंथ्स बोलो कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट 10 मंथ्स कब से शुरू हो रहे हैं, मतलब कब से कब तक होगा, दिसंबर 31/10/2023 आएगा, लास्ट 10 मंथ्स बताओ बताओ कब से आएगा, कब से आएगा। तो सर 31/10/2022 से तो 12 महीना होता है, नहीं हम लास्ट 10 मंथ्स बोल रहे हैं, 2 महीना और आगे बढ़ाओ, 10, 11, 12, मतलब 1 जनवरी से हो रहा है कितना, 1 जनवरी से अगर काउंट करोगे, 1 जनवरी से 31/10 कितना मंथ्स हो रहे हैं बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त ही तो 10 था ना, अक्टूबर था, सॉरी सॉरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीना हुआ ना, मतलब 1 जनवरी से था, तो मतलब 1 जनवरी से देखना है, मतलब 1/1/2023 से हम लोग को ये जो लास्ट 10 मंथ्स, इसमें कितना सैलरी मिला वो देखना है हम लोग को। बोलो बोलो, क्लियर है, यस सर, यस। तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट लास्ट 10 मंथ्स कितना उन्होंने बेसिक सैलरी उठाए थे वो देखेंगे। अब बताओ रिटायरमेंट के टाइम उनको बेसिक सैलरी कितना मिला, रिटायरमेंट के टाइम जब रिटायर किए थे 31/10, उनको बेसिक मिला था 30,750 पर मंथ, बेसिक मिला था। ओके, क्लियर है, यस सर। इसके बाद तो मिलेगा नहीं, रिटायर हो गया, लेकिन ये लास्ट मंथ में इतना ही करके बेसिक मिला था। ओके सर, इसमें और भी दे रहा था सर, बीच में इनका इंक्रीमेंट हुआ था सैलरी बेसिक में, हाँ सर इंक्रीमेंट हुआ था। कब से इंक्रीमेंट होता है, हर साल, ये बोला था 1500 रुपया करके इंक्रीमेंट हर साल 1 मई को होता है। कब होता है बोलो, 1 मई, मतलब ये 1 मई 1/5, तो श्योर इसमें 2023 में भी उनका इंक्रीमेंट हुआ था, इस दिन 1500 रुपया प्लस हुआ था। बताओ बताओ, क्लियर है। अगर 1/5 के बाद इनका सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया 1500 रुपया, तो 1/5 से पहले 1500 रुपया कम मिलता था, क्योंकि रिटायरमेंट में इतना मिल रहा था ना, तो 1/5 से पहले इनको 1500 कम मिलता था, तो ये 30,750 से माइनस कर देते 1500, तो क्या आ रहा है बोलो, अरे अरे क्या कर रहे हैं, 30,750 से माइनस कर देते 1500, तो उनको पहले मिलता था, मतलब ये जनवरी ओपनिंग में मिलता था 29,250 पर मंथ। बोलो यहाँ क्लियर है। तो 29,250, ये टाइमलाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा।
बोलो 29,250 से ये 1/5/2023 ये कितना मंसूर है? इतना दिन 29,250 मिला और इसके बाद इतना दिन 30,750 पर मंथ मिला। बोलो बोलो क्लियर है? इस 1 से 1/5 इसमें मिला 29,250 पर मंथ और 1/5 से 31st 10 तो इसमें 30,750 करके मिला। बोलो ये कैलकुलेशन किसको समझ में आया? अगर इस तरह इंक्रीमेंट समझ में आ रहे हैं आपको, आपका बहुत सारे आगे कैलकुलेशन में भी आसान हो जाएगा। इस तरह टाइमलाइन कर लोगे, लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 5 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ, कहीं पे कुछ भी एज पर रूल्स है वो कैलकुलेशन कर लोगे। अब कैलकुलेशन करो। देयरफॉर बेसिक सैलरी, बोलो बेसिक सैलरी कैसे करोगे? बेसिक सैलरी 1/1/2023 से 1/5/2023। अब बोलो तो ये कितना मंसूर है? कितना मंसूर है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना, मई फर्स्ट, मई नहीं लेना है ना, तो 4 मंथ्स उनको 29,250 करके मिला मंथली। हाँ बोलो बोलो। यस सर। तो इसमें 29,250 इंटू कर लेते 4, तो इनको इस पीरियड में मिला 1,17,000। क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट बेसिक फ्रॉम, अब 1/5/1/5/23 से हम लोग को 31st 10/23 देखना होगा। तो 1/5 से 10 देख लो, ये 6 महीना हो रहा है। 5 1/5 है ना, तो 5 भी लेंगे। 5 6 7 8 9 10। यस, क्योंकि टोटल 10 मंथ्स में से इधर 4 आ गया तो इसमें 6 मंथ्स आएगा ना। यस सर। तो इसमें कितना करके मिला? 30,750। तो 6 इंटू ये आपका आया 1,84,500। अब इन दोनों को जोड़ लोगे, बेसिक फॉर लास्ट 10 मंथ्स ये आएगा या नहीं? बोलो। ये हो गया बेसिक फॉर लास्ट 10 मंथ्स। सबको जोड़ लो। ये हो रहा है आपका प्लस 1,17,000। ये हो रहा है आपका 301,500। लास्ट 10 मंथ्स का बेसिक सैलरी कितना है? 301,500। अब बताते इसमें क्या क्या जोड़ते? बोलो ये क्लियर है ना? क्लियर हो जाना चाहिए ना। अब इसमें और क्या क्या जोड़ते? बोले तो बेसिक लेना है, डीए अगर पार्ट ऑफ सैलरी लेना है, और कमीशन ऑन सेल्स लेना होगा। 10 महीना का ही लेना है। अब इसमें एक बार लिख लेते, नहीं आएगा नील कर लेंगे। डीए, सॉरी डीए, यहां क्या बोला था? नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट ए पार्ट ऑफ। बोलो क्वेश्चन में क्या दिया था? डीए, क्वेश्चन देखो, ये दिया था डीए 50% ऑफ बेसिक नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी। तो इसमें नील लिखोगे। अगर पार्ट ऑफ सैलरी होता तो वो भी जोड़ लेते। कितना जोड़ते? 50% ऑफ बेसिक। ये जो बेसिक आया ये 3,01,500, इसका 50% कर लेते तो डी आ जाता। क्लियर है? यस। लेकिन इसमें नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी तो नहीं लेंगे। कमीशन एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स, जस्ट आइडिया दे रहे इसीलिए लिख रहे सेल्स, तो ये तो कमीशन भी इनको नहीं मिला। तो टोटल सैलरी लास्ट 10 मंथ्स का कितना रहे? टोटल यह आपका 3,01,500। यस सर। तो एवरेज कितना रहे? बोलो एवरेज सैलरी 10 से डिवाइड कर दो। 3,01,500 डिवाइड बाय 10, 3,01,50। क्लियर? बोलो 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 क्लियर है ना? यस सर। तो अब हो गया बस, और क्या? अब सारा कुछ हो गया, और एक चीज और देखना होगा, देखेंगे। तो सारा कुछ हो गया, तो यहां लिख लो ये जो 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी, तो उतना ही आएगा फिर। 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी, तो यहां लिख लो 10 इंटू 3,01,500, 3150 है ना? यस। इंटू 10 करोगे तो उतना ही आ जाएगा। ये जो टोटल सैलरी था ना 10 महीना का, वही आ जाएगा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो 3,01,500 ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। अब बोलो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट 10 मंथ्स का बेसिक, डीए अगर पार्ट ऑफ सैलरी वो भी जोड़ लेंगे, कमीशन ऑन सेल्स दे दिया वो भी जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। और थर्ड ऑप्शन बोल रहे 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, तो 10 इंटू एवरेज सैलरी उतना आ जाएगा। और लास्ट ये पॉइंट फिर नोट टू में आते,
लीव क्रेडिटेड, कितना मंथ उनका अकाउंट में लीव जमा है वो देखना होगा। नोट टू, लीव क्रेडिटेड मंथ्स में, लीव क्रेडिटेड तो मंथ्स में देखोगे। कैसे देखेंगे? यहां एक रूल है वो लिख के दे रहा हूं। अच्छा इसमें देखो, इनको कितना करके लीव हर साल अलाउ करते थे? ये क्वेश्चन पढ़ो, इससे क्लियर हो जाएगा, हम बता देंगे फिर इसमें क्या रूल्स है ना। अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल ही वॉज एंटाइटल्ड कितना, 25 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो टोटल लीव, ये देख लेंगे, टोटल लीव उनको कितना मिलना चाहिए एज पर रूल। ठीक है, कितना मिलना चाहिए टोटल लीव एज पर रूल, कितना मिलना चाहिए ये देख लो। बोलो 25 डेज करके मिल रहा है, 25 डेज करके मिल रहा है हर साल, हर कंप्लीटेड ईयर्स। अब शुरू में देखो तो कितना साल उन्होंने सर्विस किए थे? सर ये तो सर्विस किए थे 25 ईच ईयर के लिए ना, हर साल कंप्लीट होने के। तो इन्होंने कितना साल सर्विस कंप्लीट कर चुके? 32 ईयर्स 10 मंथ। सर 10 मंथ तो 6 से ज्यादा है क्या? इसको एक साल समझ ले? नहीं 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 नहीं, टैक्स जो अगर 10 मंथ्स इसको लेना ही नहीं है, चाहे 11 मंथ्स भी होगा नहीं लेना। अरे आगे एक महीना वो पूरा सर्विस नहीं किए तो फिर, इसीलिए कंप्लीट से ईयर लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स को छोड़ देना। यानी कि 0.5 से ज्यादा है तो ले, कम है तो छोड़े, नहीं फ्रैक्शन लेना ही नहीं है, ओनली कंप्लीटेड ईयर्स। तो कितना कंप्लीट किए थे ईयर्स बोलो ना? कंप्लीट ईयर्स था इनका 32 ईयर्स। तो अगर 25 डेज करके हर साल मिल रहे हैं, इनटू कितना 32 ईयर्स, तो मतलब 32 इंटू 25 कर लोगे, ये डेज में आ जाएगा। मतलब 32 इंटू क्या करेंगे 25, तो बोलो टोटल कितना 800 दिन हो रहे हैं, 800 डेज, राइट। अब इससे देख लेते इनमें इन्होंने लीव कुछ छुट्टी ले चुके ना, अवेल कर चुके। तो लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड, अवेल मतलब कितना छुट्टी ले चुके, ये डेज में दिया है देखो। पूरा सर्विस पीरियड में ये बोला था उन्होंने 500 डेज लीव अवेल कर चुके। ठीक है, यूटिलाइज कर चुके, एक्चुअली 500 लीव अवेल मतलब यूटिलाइज कर चुके, इतना छुट्टी ले चुके 500 डेज। तो इनका अकाउंट में बोलो जमा कितना है, 800 में से 500 लेस करो तो कितना 300 डेज। बोलो बोलो बोलो, तो लीव क्रेडिटेड, लीव क्रेडिटेड ये मिल जाएगा। अब ये तो डेज में है ना, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करो। तो इन मंथ्स बोलो 300 डेज, और इसको 1 मंथ 30 डेज, मतलब क्या हो रहे हैं 10 मंथ्स। बोलो बोलो क्या रहे 10 मंथ्स है ना, तो यस ये 10 मंथ्स हो गया। तो हम लोग यहाँ कर लेते, क्या क्या करेंगे, इसमें दिखा देंगे 10 मंथ्स। तो लिव क्रेडिटेड मंथ्स में कितना लिखोगे 10 मंथ्स, ये 10 मंथ्स, और एवरेज सैलरी भी कितना आया था 30150, तो ये भी इतना ही आ रहा है 301500। अब मिल गया ना चारों ऑप्शन? यस सर। अब बोलो सबसे लोएस्ट क्या है, लास्ट ही तो लोएस्ट है ना, तो कोई भी एक ले लो। तो ये आपका लोएस्ट ऑप्शन हो रहा है आपका 301500, और ये लेस कर दोगे 301500 लेस कर दोगे किससे, 7,50,000 से लेस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा टैक्सेबल लिव सैलरी। क्या मिलेगा आपको, टैक्सेबल लिव सैलरी। तो ये हो रहा है 4,48,500। बोलो क्लियर है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये था लिव सैलरी कैलकुलेशन। अब बताओ एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों को कितना समझ में आया? अगर समझ में आया तो ऑलरेडी भाई लाइक तो करो, और अपना फ्रेंड लोगों को भाई बताओ कि सर ठीक से आप लोग को समझा दे, तो कम से कम शेयर तो करो भाई। ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक इसमें तो हमको इतना क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं हम लोग के पास। तो इसमें अगर चेंज होगा तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? कभी कभी ना लिव एवेल्ड ये दे देता है तो लिव क्रेडिटेड कितना फाइन करते, कभी कभी लिव एवेल्ड ही नहीं दिया तो कैसे फाइन करोगे? तो एक बार हम समझेंगे। और अगर सर क्वेश्चन
अगर एम्प्लॉयर इनको 25 डेज हर साल नहीं देके 40 डेज हर साल लीव अलाउ करते, कंपनी कितना दिन ईच एंड एवरी ईयर 40 डेज लीव अलाउ करते, तो इस केस में क्या करेंगे? ठीक है ना, तो इसी को हम समझा रहे हैं। अगर 40 डेज अलाउ करते तो लीव क्रेडिटेड एज पर रूल, ये जो देखे थे ना लीव क्रेडिटेड, इसमें ना टैक्स रूल के एज पर रूल बोले, इसमें 30 डेज होगा, मतलब 1 ईयर में मैक्सिमम 30 डेज लीव अलाउ कर सकते हो एज पर टैक्स रूल। ठीक है, एक्चुअली तो ज्यादा दे सकते, कम भी दे सकते, तो 30 डेज से ज्यादा हो गया तो ये जो नोट 2 कैलकुलेशन किए, मतलब ये नोट 2, इसमें हम लोग लीव क्रेडिटेड कैलकुलेशन जब करेंगे तो 30 डेज लेके करेंगे। अगर 40 डेज हमको दे रहे हैं तो इसमें 30 डेज लेके करेंगे और इनटू कंप्लीटेड ईयर, तो टोटल अब लीव अवेल्ड वो फाइंड कर लेंगे, माइनस कर देंगे तो लीव क्रेडिटेड आएगा। बोलो क्लियर है? यस, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है या नहीं? यस। अब इसको डेज है तो डेज को मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा आपका। इज इट ओके? तो इसमें 30 डेज से ज्यादा होने से 30 डेज लेके कैलकुलेशन करेंगे। इसमें लिख लेते मैक्सिमम 30 डेज 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स कंसिडर करेंगे इफ एक्चुअल लीव allowed more than 30 days पर ईयर पर एनम। समझ में आया? तो अगर 30 से ज्यादा इनको लीव अलाउ, 36 डेज इन ईयर अलाउ करते कंपनी, मतलब एम्प्लॉयर 32 डेज अलाउ करते, 40 डेज 50 डेज वॉट एवर, तो इस केस में हम लोग ये लीव क्रेडिटेड फाइन करेंगे एज पर रूल। तो इस केस में कितना दिन लेंगे? 30 डेज लेके करेंगे, 30 से ज्यादा नहीं। अगर 20 डेज होता 20 डेज से करेंगे, 25 तो 25 करेंगे, 28 तो 28 करेंगे, बट 30 से एक्स्ट्रा होने से 30 डेज के हिसाब से करेंगे। बोलो क्लियर है? अब लीव एवेल्ड कैलकुलेशन और कैसे हो सकता है? अगर लीव एवेल्ड नहीं दिया तो कैलकुलेशन ऑफ लीव एवेल्ड, इसका दूसरा हिस्सा, कैलकुलेशन ऑफ लीव एवेल्ड, कैलकुलेशन ऑफ लीव एवेल्ड मतलब कितना दिन छुट्टी ले चुके पूरा सर्विस पीरियड में, रिटायरमेंट के बाद ही तो उठा रहे ना ये कैलकुलेशन। तो इस केस में हम लोग कितना एक्चुअल लीव उनको अलाउ किया जा रहा था वो देखेंगे। जैसे बोले 40 डेज लीव अलाउ करते थे तो वो देखेंगे इसमें, ठीक है ना, और या उससे बिलो तो जितना उतना ही देखेंगे, इसमें एक्चुअली देखोगे, इसमें रूल्स नहीं है। तो कैलकुलेशन करोगे लीव अवेल, तो टोटल लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर मतलब आपका मालिक कंपनी, आपका कंपनी। यहाँ क्या लिखे थे? टोटल लीव एज पर रूल, ये दो ध्यान देना, यहाँ लिखे टोटल लीव एज पर रूल, मतलब इसमें 30 डेज हो गया रूल लिमिट, है ना। लेकिन अभी जो कर रहे हैं ये एज पर रूल नहीं, ये एज पर रूल नहीं, एक्चुअल लीव कितना है वो देखेंगे, ठीक है ना, ये आपका एक्चुअल लीव देखेंगे। यस, तो अब आ जाते टोटल लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर। तो मान लो इसमें कितना देते, मान लो एग्जाम्पल ले रहे, उनको 36 डेज अलाउ करते थे और इन्होंने सर्विस किए 30 ईयर्स, तो इंटू कर लोगे आ जाएगा ना, टोटल डेज आ जाएगा, टोटल कितना 36 इंटू कितना 30, तो ये आ जाएगा आपका 1080, कितना रहा 1080 डेज, ये मान ले रहे हैं हम, आपको समझने में आ जाए। अब देखेंगे इसमें बोल देगा उनका अकाउंट में लीव क्रेडिट है, तो लीव क्रेडिटेड उनका अकाउंट में जमा कितना है एक्चुअल, लीव क्रेडिटेड इन अकाउंट, मतलब इनका अकाउंट में, कंपनीज अकाउंट में, अकाउंट ऑफ कंपनी का अकाउंट में, इनका अकाउंट में कितना लीव जमा हुआ है। तो मंथ्स में अगर दे दिया, अगर मंथ्स में दे दिया तो 30 डेज इनटू मंथ्स, अगर डेज में दे दिए तो डेज लिख लोगे, माइनस कर दोगे। अगर मंथ्स में दे रहे हैं तो 30 डेज इंटू मंथ्स कर लोगे, सब में 30 डेज के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। 30 डेज इंटू मंथ जितना वो डेज कर लोगे,
मान लो इन्होंने, इनका अकाउंट में लीव क्रेडिट है कितना, 20 मंथ्स क्रेडिट है, 20 मंथ्स क्रेडिट है, ठीक है। या ऑल्टरनेटिवली ये जो डेज है, अगर ये मंथ्स में है, ये डेज को अब मंथ्स में कन्वर्ट करो। अगर वो डेज रखे तो ये जो लीव क्रेडिटेड मंथ्स में दिया था उसको भी डेज में कर लो। तो 30 × 20, 30 × 20, 600, कितना हो जाएगा, 600 डेज। अब इसको माइनस कर दोगे तो हो जाएगा लीव एवेल्ड, मतलब 1080 दिन तो पूरा सर्विस पीरियड उन्हें कंपनी अलाउ किए थे, जमा है इनका अकाउंट में सिर्फ 600 दिन, तो बैलेंस कितना, 480 दिन, ये लीव एवेल्ड हो जाएगा, लीव एवेल्ड आ जाएगा। क्या मिलेगा, लीव एवेल्ड। अब इसको डेज में कन्वर्ट करोगे तो मंथ्स में आ जाएगा, देयरफॉर लीव एवेल्ड इक्वल टू, अच्छा ये डेज आ गया, अब इसमें आ जाओगे, फिर यहां कैलकुलेशन करोगे, लीव एवेल्ड माइनस कर दोगे टोटल लीव डेज फाइंड के लिए, लीव एवेल्ड माइनस कर दो 30 डेज के हिसाब से माइनस कर दो, बाकी लीव क्रेडिटेड डेज आएगा, उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। यहाँ बहुत कुछ झमेला है ना, बस थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा करना होगा आपको, या ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह लीव एवेल्ड फाइंड करोगे, एक बार फिर ये लिख लो, कैसे करोगे लीव एवेल्ड, ये टोटल लीव अलाउड बाय, टोटल लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना दिन, आपका मालिक कंपनी कितना, मान लो 40 डेज देते थे, 40 डेज इंटू जितना कंप्लीटेड ईयर्स वो ले लेंगे, इंटू डेज आ जाएगा। फिर कंपनी का अकाउंट में आपका लीव कितना जमा है वो बोल देगा क्वेश्चन में, श्योर लीव अवेल्ड या वो दे देगा। तो अगर बोल दिया कंपनी के अकाउंट में आपका 20 मंथ्स जमा है, तो 20 इंटू डेज 30, तो ये डेज माइनस कर दोगे तो बाकी लीव अवेल्ड मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, लीव अवेल्ड, ये डेज में मिल जाएगा, लीव अवेल्ड डेज में मिल जाएगा। अब इसके बाद ये डेज मिल गया तो अब यहां आ जाओगे, फिर ये लीव क्रेडिटेड मंथ्स के हिसाब से, ठीक है ना। तो टोटल लीव एज पर रूल, यहाँ तो 36 था, इसमें 30 डेज इंटू कितना ईयर, 30 डेज इंटू 30, ये आ जाएगा आपका टोटल डेज। फिर लीव एवेल्ड माइनस करोगे, ये जो 480 माइनस करोगे, बाकी डेज हो जाएगा लीव क्रेडिटेड एज पर रूल। ये एक्चुअली लीव क्रेडिटेड ये तो था 600, लेकिन एज पर रूल मिल जाएगा। अब उसको फिर मंथ से डिवाइड कर देना 30 से, तो मंथ्स आ जाएगा, इसी मंथ से इंटू कर लोगे, यह मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या ये जो लीव क्रेडिटेड मंथ्स एज पर रूल या मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर है, यस। तो ये था लीव सैलरी का क्वेश्चन, और इस तरह कुछ सॉल्व और मैंने करके दिए, उसको देख लेना, हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट, बोलो बोलो, क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए ना। आगे बढ़ते बहुत कुछ बाकी है, आज सब कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 4, क्योंकि 2, 3 और ऑलरेडी मैंने इसका सॉल्व करके आप लोग को दे दिए, पीडीएफ वाल जो आप लोग को मिल गया होगा, और जब वीडियो देखोगे तो श्योर मिल जाएगा, तो उसको ये कर लेना, राइट, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना रिवीजन सीट का, क्वेश्चन 4 में क्या दे रहे हैं, यस क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव अभी चल रहे हैं। यस, क्वेश्चन 4 में है, मिस्टर आर के ठाकुर रिटायर्ड, ये 2019 ऑनर्स में आया, ये भी लीव सैलरी है, क्या बात है, लीव सैलरी का दोनों छोड़ दिए थे क्या, ओके कोई बात नहीं है। तो आर के ठाकुर रिटायर्ड ऑन February 29, 2024 फ्रॉम प्राइवेट कंपनी आफ्टर कंप्लीशन, कितना ईयर सर्विस कंप्लीट किए, 30 ईयर्स एंड 9 मंथ्स ऑफ सर्विस, कितना ईयर सर्विस कंप्लीट किए, 30 ईयर्स एंड 9 मंथ्स ऑफ सर्विस। तो 9 मंथ्स नहीं देखोगे, लीव है तो, और ही एंटाइटल 1 मंथ लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, 1 मंथ मतलब 30 डेज ही अलाउ कर रहे, कंपनी भी अलाउ कर रहे, और रूल्स भी 30 डेज अलाउ करते, दोनों इक्वल है ऑफ सर्विस। ही टूक, कितना दिन छुट्टी लिए, बोलो बोलो, कितना दिन छुट्टी लिए, लीव अवेल किए, ही टूक, अरे कहाँ गया, यस, ही टुक 8 मंथ्स लीव ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, लीव ले चुके, अवेल कर चुके, कितना, 8 मंथ्स, ओके राइट। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक पे वाज, कितना था, 16,000 पर मंथ, और डीए कितना था, 50% ऑफ बेसिक, और इनका बेसिक में इंक्रीमेंट भी हो रहा था, कितना, 1,000 रुपीज पर मंथ, और जनवरी से he received 4 lakh as leave encashment, compute taxable leave salary of Thakur for the assessment year, right। एक ही जैसा क्वेश्चन से सर, हाँ सर, यस, तो कर लेते, या आप लोग कर लोगे, बोलो आप लोग कर लोगे, तो कर ही देते भाई, कर ही देते। अच्छा, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना, एक क्वेश्चन आप लोग हम नहीं तो भेज देंगे, क्योंकि लीव तो आप कराए ना, लीव कराए तो आप दूसरा कुछ देख लेते,
लीव के बाद ग्रेचुइटी का एक क्वेश्चन करते, सॉल्व मैंने भेजे, फिर भी एक क्वेश्चन हम ग्रेचुइटी का इसमें सॉल्व करके देते हैं। तो ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, ये तीन चीज का मिलनी देता है। और भी है हाउस रेंट अलाउंस, और फिर आपका आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, फिर आपका पार्क्विजिट्स में देता है कार, फ्री यूज ऑफ कार, फिर आपका उसमें आपका फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये सब ना ऑब्जेक्टिव में अलग से दे सकता है। बट इतना बेसिक, सॉरी बेसिक बोल रहे हैं, लिव सैलरी, लिव सैलरी, अरे लिव सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये तीन ठीक से देख के जाओगे। अब आ जाते हैं एक ग्रेचुइटी का क्वेश्चन लेते, एक ग्रेचुइटी का क्वेश्चन लेते, राइट, यस सर। तो एक क्वेश्चन हम लिख के दे रहे हैं क्योंकि बाकी मैंने सॉल्व कर चुके, तो थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तो आइडिया अच्छा से हो जाएगा, ठीक है ना, आइडिया अच्छा से हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम खुद दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन मैंने अब आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये अपने मन से है, आप लोग एक क्वेश्चन जब वीडियो देखोगे एक क्वेश्चन पॉज करके लिख लेना। मिस रॉय रिटायर्ड, मिस रॉय रिटायर्ड फ्रॉम company, retired from company on 18th of 18th of September 2023। इन्होंने रिटायर्ड किए, कब रिटायर्ड किए, 18th of September 2023। आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस 34 years, सर रिटायर्ड के मिश्रा, अरे शादी नहीं किए, है ना, कुछ भी हो सकता है। सर्विस 34 years and 8 months of service, कितना, 34 years and 8 months of service। हर salary at the time of retirement, और salary at the time of रिटायरमेंट, ये बता रहे हैं कि उनका रिटायरमेंट के टाइम सैलरी क्या मिल रहा था। बेसिक, बेसिक सैलरी रुपीज 40,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में दे रहे हैं इंक्रीमेंट फेल ड्यू, ड्यू ऑन, इनका हर साल इंक्रीमेंट होता है फास्ट जून बाई रुपीज 2000 ईच ईयर। हर साल एक साल कंप्लीट होता है तो 2000 सैलरी बढ़ जाता है, मंथली सैलरी, ठीक है ना। इस तरह इंक्रीमेंट हर साल 2000 करके बढ़ते जाता है, इस तरह था। नेक्स्ट डीए, डीए ये बोल रहे 50% ऑफ बेसिक, डीए कितना बोला, 50% ऑफ बेसिक, फिर ब्रैकेट में दे रहे हैं इसमें से 60% फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी। इस तरह कॉम्प्लिकेशन अगर करे तो इसीलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 60% फॉर्म ए पार्ट ऑफ सैलरी, राइट, ये हो गया सेकंड। फिर इनको कुछ अलाउंस और मिला, बोनस मिला, बोनस रिसीव किए, कितना बोनस मिला, ₹20,000। अब बोल रहे हैं रिसीव ग्रेचुइटी, रिसीव ग्रेचुइटी, रिसीव ग्रेचुइटी रुपीज 9,60,000। क्या मिला ग्रेचुइटी, 9,60,000 आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, ओके। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है। अब बोल रहे
कंप्यूट टैक्सेबल ग्रेचुइटी, कंप्यूट टैक्सेबल ग्रेचुइटी, टैक्सेबल ग्रेचुइटी क्या फाइंड करना है? टैक्सेबल ग्रेचुइटी इफ, अब इसमें दो कंडीशन दे रहे, ए gratuity is covered under Payment of Gratuity Act, Payment of Gratuity Act 1972, ठीक है, ग्रेचुइटी एक्ट कब? 1972 का ग्रेचुइटी एक्ट है। और बी, ग्रेचुइटी इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। क्वेश्चन में ये दोनों नहीं देगा, एक कोई भी एक, आइदर कवर्ड और नॉट कवर्ड, ये बता देंगे। तो आपको करना होगा क्या? वही है, इसीलिए एक ही को एग्जाम्पल में ना दोनों हो जाएगा, इसीलिए हम ये दे रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन में तो कोई भी एक दे रहे हैं तो उसके हिसाब से ही तो करोगे ना, बट यहाँ क्या, हम दोनों पार्ट आपको समझा देंगे। क्लियर है ना? एक एग्जाम्पल से दोनों पार्ट कवर हो जाएगा। यस, ओके, अब सॉल्व करते। अब तो सर समझ में, ये तो आ गया समझ में कि ये क्वेश्चन से सॉल्व करना होगा। सर ग्रेचुइटी होता क्या? ये भी एक प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट करोगे तो कोई पेंशन देता है, लेकिन कोई करता है ना लमसम एक साथ दे देता है, सब झमेला हटाओ। ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से उन्होंने पेंशन नहीं देके क्या करते, एक ग्रेचुइटी देता है। अब फिर कुछ कंपनी है, कुछ गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना, ग्रेचुइटी भी देता है, पेंशन भी देता है, कोई कुछ पार्ट देता है, कोई एक। लेकिन हम लोग जब लिख सीखेंगे सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। हम तो किसी कंपनी का है तो उसका उसका सिर्फ मान लो पेंशन है, पेंशन स्कीम है, पेंशन देखेंगे, ग्रेचुइटी तो ग्रेचुइटी देखेंगे। बट यहाँ तो आपको सब सीखना है एज एन एग्जामिनी, एटलीस्ट एग्जाम पर्पस के लिए, मार्क्स के लिए अभी फिलहाल। ओके, तो ग्रेचुइटी इज नॉट कवर्ड और कवर्ड। और एक्चुअली क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, हो जाएगा कवर्ड, और पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर है तो नॉट कवर्ड, ये जनरली होता है। और अब क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम्प्टेड है, गवर्नमेंट को ग्रेचुइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिला आफ्टर रिटायरमेंट, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। इसीलिए ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फायदा ही फायदा है, चारों तरफ से फायदा। खैर, अब आ जाओ सॉल्व करना शुरू करते। तो ग्रेचुइटी का ये जो मिला आफ्टर रिटायरमेंट लमसम, इसमें एग्जाम्शन कितना दिया जाएगा? क्या बोले, अगर ग्रेचुइटी मिला आफ्टर रिटायरमेंट और उनको, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड, सेक्शन 1010 फर्स्ट, ग्रेचुइटी 1010, पेंशन 1010 डबल 1010 कैपिटल ए, और लिव सैलरी 1010 डबल ए। क्लियर, ये याद रखना। नाउ एक मिनट, हम जो लास्ट क्वेश्चन सब किए थे लिव सैलरी किए थे ना, अभी कहा गया, इसमें बताए थे सेक्शन क्या? यस, 1010 डबल ए सेकेंड है ना। यस, ओके ओके, नाउ यस, इस क्वेश्चन में आते हैं। तो मिस रॉय रिटायर्ड किए, उनका ग्रेचुइटी फाइंड करना है। तो हम ऐसे राइट साइड ना दो कॉलम करेंगे, क्योंकि एक बार तो कवर्ड है और एक बार नॉट कवर्ड, दो अलग अलग नहीं करके करेंगे, ठीक है। ए और बी ऑप्शन, टैक्सेबल ग्रेचुइटी सॉल्यूशन। अब शुरू करें? यस सर, शुरू कीजिए सॉल्यूशन। ऊपर लिखे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ मिस रॉय वॉट एवर, टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर, इतना लिखोगे चलेगा, ग्रेचुइटी ऑफ मिस रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर लिखोगे। हम अभी सिर्फ सॉल्व करके दे रहे हैं, आपको आइडिया आ जाए, बस समझ में आ जाए कि क्या किया जा रहा है, राइट। ऐसे 3 कॉलम में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमाउंट कॉलम डिटेल के लिए, ये आपका कवर्ड और ये नॉट कवर्ड, ठीक है। एक कॉलम कवर्ड और एक नॉट कवर्ड। टोटल टैक्सेबल ग्रेचुइटी फाइंड करें मिस रॉय का, एक में कवर्ड है, कवर्ड मतलब ए ऑप्शन हो गया ना, कवर्ड मतलब ए हो गया ऑप्शन ए, नॉट कवर्ड मतलब हो गया ऑप्शन बी। सिर्फ एक जगह चेंजेस, सारा कैलकुलेशन एक ही जैसा होगा, सिर्फ एक जगह चेंजेस है। ओके सर, ओके, तो शुरू करें। नाउ बोलो कितना ग्रेचुइटी मिला इनको, मतलब रिटायर्ड किए तो कितना ग्रेचुइटी मिला। देखो, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव, एक्चुअल ग्रेचुइटी
रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, बताओ इनको कितना ग्रेचुइटी मिला? से रिसीव ग्रेचुइटी हाउ मच 9,60,000, 9,60,000। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव कितना रिसीव किए? एक कवर्ड में भी लिख दो, कवर्ड में भी लिख दो 9,60,000, नॉट कवर्ड में भी लिख दो 9,60,000, 9,60,000, और इधर भी लिख दो 9,60,000। कितना मिला था? और एग्जाम्पशन जो आएगा माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल पार्ट आ जाएगा। राइट, यस सर। नेक्स्ट, लेस, एक चीज, एग्जाम्शन हम एक साथ कर रहे हैं इसलिए दो लिखेंगे। अंडर सेक्शन 10 ग्रेचुइटी तो 10 कवर्ड के लिए सेकंड और नॉट कवर्ड के लिए थर्ड, ये ध्यान में रखना। एक साथ करेंगे तो 10 तो है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फास्ट एग्जाम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर कवर्ड है तो 10 सेकंड और नॉट कवर्ड तो 10 थर्ड। क्लियर है? यस सर। एक साथ करने से हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फिलहाल ये अब एक एक करके करेंगे, पहले कवर का करेंगे फिर नॉट कवर में जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अभी फिलहाल 10 क्या करें, 10 सेकेंड करेंगे, मतलब कवर्ड सेकेंड एक कवर्ड के लिए होता है और थर्ड ए नॉट कवर्ड के लिए होते हैं, बस ये ध्यान में रखना। तो इस जो एग्जाम्शन, कितना एग्जाम्शन अलाउ किया जाएगा? लिस्ट ऑफ 3, उसमें लिव सेलर में 4 ऑप्शन था ना, इसमें 3 ऑप्शन है। तो लिखो लीस्ट ऑफ या लोएस्ट ऑफ फॉलोइंग 3। क्या देखेंगे? इसमें 3 ऑप्शन देखेंगे और तीनों में से जो सबसे लोएस्ट वही माइनस करेंगे। अब आ जाओ, क्या क्या ऑप्शन है सर? तो फर्स्ट ऑप्शन, ये जो ग्रेचुइटी मिला वो लिख लो, जैसे लिव सैलरी में था। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, बताओ कितना मिला? 9,60,000, है ना। ये दोनों में लिखना नहीं है, बस ये फर्स्ट कॉलम में डिटेल्स कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन भी दोनों में सेम है, सेकेंड ऑप्शन दोनों में सेम है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट अगर ग्रेचुइटी है तो 20 लाख, लिव सैलरी में 25 लाख की है, लेकिन ग्रेचुइटी कितना है? 20 लाख तक एग्जाम्शन मिल सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। बट थर्ड ऑप्शन ये कवर के लिए लगाएगा और नॉट कवर के लिए लगाएगा, ठीक है। पहले हम कवर के लिए करेंगे, इसी ऑप्शन को हम अलग मार्क कर रहे हैं। सी ऑप्शन ये लिखो फॉर कवर्ड, अगर एक कवर्ड है तो क्या रूल्स है? कवर्ड है तो रूल्स ये लिखोगे 15 days सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड नहीं लिखे, ईयर्स ऑफ सर्विस ही लिखो ना, ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या करोगे? 15 days सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉइंग इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस। सर इसका मतलब क्या हो रहा है ना? लास्ट मंथ में जो सैलरी उठाए थे, लास्ट मंथ में जो सैलरी उठाए थे वो देखेंगे, लास्ट ड्रॉइंग इसको बोलते हैं, और वो तो पूरा मंथ का, तो इसमें 15 डेज का कितना आएगा वो कैलकुलेशन करेंगे। राइट, तो 15 डेज सैलरी ऑफ लास्ट ड्रॉइंग्स, और उसमें इनटू क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर 15 डेज आ गया तो इनटू कितना साल सर्विस किए वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका कवर्ड में हो जाएगा। बोलो कवर्ड का रूल समझ में आया? सर 15 डेज सैलरी कैसे कीजिएगा ना, हम लोग लेंगे। अच्छा, सैलरी का मतलब इसमें क्या होता है, तो कवर्ड के लिए इधर इस कलम में लिख ले, सैलरी इक्वल टू क्या चीज कर ले, ग्रेचुइटी, सैलरी फॉर ग्रेचुइटी, बेसिक सैलरी लेंगे प्लस डीए पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, डीए पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, बस ये दो चीज लेंगे और कुछ नहीं। अगर कवर्ड है तो, अगर कवर्ड है तो क्या लेंगे, एक बेसिक सैलरी लेंगे और डीए लेंगे पार्ट ऑफ सैलरी। समझ में आया? तो एक बार रफली यहां देख लेते। और कब का लेना होगा? लास्ट ड्राइंग मतलब लास्ट मंथ में रिटायरमेंट के टाइम कितना उठाए थे वो देखेंगे। तो बोलो बेसिक रिटायरमेंट के टाइम इन्होंने कितना उठाए थे ना, बेसिक उठाए थे सर 40,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना। इंक्रीमेंट तो
पहले हुआ था तो 40,000, बेसिक में लिख लेते कितना, 40,000। बोलो समझ में आया? यस सर। डीए, डीए पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए, तो डीए पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए। तो डीए कितना मिला सर? डीए तो 50% ऑफ बेसिक मिला, मतलब 40,000 का 50% कितना होता है? 20,000 मिला। यस 20,000, लेकिन लेकिन वो 20,000 में से कितना पार्ट ऑफ सैलरी है? 60%। तो 20,000 का 60%, तो डीए आया फिर 20,000। बोलो डीए कैसे 20,000 आया ना? 50% ऑफ बेसिक 40,000, इसी तरह 20,000 आया। लेकिन डीए जो 20,000, इसमें से कितना आपका पार्ट ऑफ सैलरी? 60%। बोलो बोलो क्या दिए थे? डीए टोटल दिया था 50% ऑफ बेसिक, बेसिक 40,000 था, 50% 20,000, लेकिन फॉर्म से पार्ट ऑफ सैलरी 60%, तो ये जो 20,000 इसका 60% कर लोगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो 40,000 ये था बेसिक, और 20,000 पे 60%, मतलब 12,000, है ना? तो कितना हो रहा है? 52,000, राइट? तो हम लोग को क्या मिल गया? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुइटी मिल गया। और एक कवर्ड होने से, और ओनली लास्ट मंथ का लेना होता तो यही लेंगे 52। अब आ जाओ 15 डेज सैलरी कैसे करोगे? नहीं बोलो लास्ट मंथ सैलरी कितना आया था? सैलरी कितना है? बोलो क्या? बोलो बोलो 52,000। तो यहाँ आप कैलकुलेशन में आ जाओ, ये नोट में कर लिए कवर्ड में कितना है? 52,000। बोलो लास्ट मंथ कितना सैलरी था? 52,000। हम लोग को चाहिए 15 डेज सैलरी, तो डिवाइड करेंगे 26 से। 26 क्यों? 1 मंथ तो 30 डेज होता है। एक्चुअली 1 मंथ एवरेज बेसिस 30, कभी 31, कभी 28 एक्सेट्रा, बट एवरेज 30 डेज। पर 30 डेज में से एवरेज बेसिस 4 तो हॉलीडे संडे रहता है, तो वर्किंग डेज कितना होता है? बोलो एवरेज बेसिस 30 डेज लेते, 4 संडे आता है एवरेज बेसिस, कभी 5, वो सब नहीं देखेंगे। एवरेज 30 ले, कभी तो 31 भी तो होता है, वो नहीं ले रहे 30, उसमें से 4 संडे है, तो श्योर उसमें 26 वर्किंग डेज था। तो ये जो सैलरी आया था ये 26 वर्किंग डेज का, तो इसमें कितना? 15 डेज का देखना होगा। हाफ नहीं करोगे, 15 डेज मतलब हाफ नहीं। तो जो लास्ट मंथ में सैलरी किए थे उसको डिवाइड करेंगे कितना से? 26 डे से, और इनटू कितना से करोगे? 15 से। तो इससे मिलेगा क्या? मिलेगा ना 15 डेज सैलरी। बोलो क्लियर है? सैलरी ऑफ लास्ट ड्राइंग। अब काउंट करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना ईयर्स उन्होंने सर्विस किए। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ना? कितना ईयर्स उन्होंने सर्विस किए, एक कवर्ड में आ जाएगा ये ऑप्शन। क्लियर है? बोलो यस। अब आ जाते, तो उन्होंने सर्विस किए, यह ऊपर में दे दिया कि 34 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। अगर कवर्ड है ना तो फ्रैक्शन, ये जो 8 मंथ्स इसको भी कंसीडर करेंगे। अगर कवर्ड है, मोर देन 6 मंथ्स है, 6 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ्स 10 डेज भी हो गया, एक दिन भी हो गया, तो उसमें 35 ईयर्स लिख लेंगे। तो 8 ईयर्स है ना, 8 मंथ्स है, तो 6 मंथ से ज्यादा है, तो इसको 34 नहीं बोल के कितना लिखोगे? 35 ईयर्स। तो इसमें कवर्ड में फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स अगर 6 मंथ से ज्यादा है उसको एक ईयर मान लेंगे, तो कितना करेंगे? बोलो 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 कितना? 34 के जगह 35 लिख लोगे। ये हो गया आपका कवर्ड का कैलकुलेशन। बोलो समझ में आया या नहीं? हमको कमेंट करो, कमेंट करो समझ में आया सर, नहीं तो ये भी कमेंट करो सर बहुत टफ लग रहा है, तो भी तो कमेंट करो। तो यस 52,000, 52,000 ये कितना दिन का? डिवाइड बाय 26 इंटू इंटू कितना हो रहा है? 15 डेज का आ गया, कितना आ रहा है? 30,000, और फिर इंटू कितना करेंगे? 35 ईयर्स, तो अरे 30,000 इंटू 35 ईयर क्या कर रहे हैं? 52 इंटू 30,000 इंटू कितना? 35 ईयर्स, तो रे 10,50,000। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ गया कितना? 10 लाख या 10,50,000। बोलो बोलो एक क्लियर है या नहीं? अब इन तीन को एक बार अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन नीचे फिर नॉट कवर में जाएंगे, ठीक है? और कवर आया, नॉट कवर में जाएंगे। 3 का ए 3 का फर्स्ट कवर्ड, ठीक है? अब बताओ ये तीन में से लोएस्ट कितना? सर लोएस्ट तो 9,60,000 ही है। यस, तो 9,60,000 यह माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नेगेटिव है ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो 9, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 9,60,000 माइनस, तो 9,60,000 से 9,60,000 माइनस करोगे तो नील हो जाएगा ना? यस सर। तो अब नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं कि नॉट कवर भी करना है ना, इसीलिए ये हो जाएगा नील।
तो कवर्ड केस में टैक्सेबल ग्रेचुइटी क्या हो जाएगा? नील। बोलो बोलो, क्लियर है या नहीं? यस सर। तो यस, इसको हम बड़े हटा देते हैं, अब यहां ब्रैकेट कर लेते हैं। क्लियर? अब सी का इस सेकेंड पार्ट, इस सेकेंड नॉट कवर्ड, अगर नॉट कवर्ड तो इसमें थोड़ा झमेला है, इसमें थोड़ा झमेला क्या है? अब इसमें करेंगे 15 डेज नहीं, हाफ एवरेज, हाफ इनटू एवरेज सैलरी। उसमें लास्ट मंथ का सैलरी लिए थे, अब इसमें एवरेज सैलरी करेंगे, और इनटू इसमें कंप्लीटेड ईयर्स ही लेंगे। इसमें क्या लेंगे? कंप्लीटेड ईयर्स। अब यही है डिफरेंस। कवर्ड में क्या लिए थे? 15 डेज सैलरी लिए थे, मतलब सैलरी, और लास्ट मंथ का लिए थे। लास्ट मंथ रिटायरमेंट मंथ में कितना ड्रॉ किए थे? बेसिक और डीए। तो सैलरी ऑफ लास्ट मंथ बाय 26 इंटू 15 डेज आ गया था। फिर कितना ईयर्स किए थे वो भी लिए थे, लेकिन ईयर्स में फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स को भी लिए थे अगर 6 मंथ से ज्यादा है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स को लेंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स लेंगे। तो हाफ इनटू, यहाँ भी कुछ कैलकुलेशन बाकी रह गया, हाफ इनटू एवरेज सैलरी बाकी है। अब कंप्लीटेड तो 34 है, कंप्लीटेड 34 है, ठीक है ना? और जो फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स था 8 मंथ्स, उसको लेना नहीं होगा नॉट कवर्ड में, राइट? बोलो बोलो बोलो, यस। तो एक चीज और नोट करेंगे, इसमें क्या फाइंड करेंगे? इसमें फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी, राइट? इसमें हम फाइंड करेंगे एवरेज सैलरी, फिर एवरेज सैलरी आ जाएगा तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बोलो बोलो, क्लियर है? यस। तो ये आ जाते इधर, इसी कलर में दिखा रहे हैं, सैलरी, सैलरी और ग्रेचुइटी अगर नॉट कवर्ड, सैलरी फॉर ग्रेचुइटी अगर नॉट कवर्ड है तो क्वेश्चन में दे देगा कवर्ड और नॉट कवर्ड, उसके हिसाब से करना। तो यहां सैलरी मतलब एवरेज सैलरी फाइंड करोगे ना, एवरेज सैलरी, जैसे लीव सैलरी में किए थे, एवरेज कैसे किए थे? बोलो, सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स डिवाइड बाय 10 किए थे ना, तो इसमें लेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर, सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, बिफोर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस महीना में रिटायर किए ना उस मंथ को छोड़ देंगे, जिस मंथ में रिटायर किए उसको छोड़ देंगे, उससे पहले का 10 मंथ्स लेंगे। बट लीव में क्या था? जिस दिन रिटायर करे उस दिन तक लेना है, ठीक है ना? मिड में रिटायर की तो मिड तक ही लेना है। अभी 15 डेज है तो पहले भी लास्ट में 15 डेज लेंगे, टोटल 15 30 डेज आ जाएगा, ठीक है ना? तो अगर बीच में रिटायर कर तो 20 तक लेना होगा लीव में, बट यहाँ अगर बीच में रिटायर किए, 20 को रिटायर किए, 10 को रिटायर किए, तो उस मंथ को छोड़ देना। 1 जनवरी रिटायर किए तो 1 जनवरी मतलब जनवरी छोड़ देना, दिसंबर तक लेंगे। 20 जनवरी रिटायर किए तो भी दिसंबर तक लेंगे, ठीक है ना? 30 जनवरी की तो भी दिसंबर लेंगे, क्लियर है? यस। तो सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स बिफोर द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डिवाइड बाय 10 करोगे। ये थोड़ा सा अंतर है, लीव कैलकुलेशन में एवरेज सैलरी और ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में एवरेज सैलरी। और ग्रेचुइटी में एवरेज सैलरी तभी करोगे जब वो क्या होगा, जब बोलो क्या होगा, जब वो नॉट कवर आएगा। कवर होने से तो लास्ट मंथ का लेना है, कुछ एवरेज करना ही नहीं है। यस, बोलो, क्लियर है? नाउ अब फिर इसमें सैलरी का मतलब, सैलरी में क्या होगा? बेसिक लेंगे, डीए पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, प्लस कमीशन भी लेंगे, इसमें कमीशन ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑन सेल्स भी लेंगे। सर कवर्ड में तो नहीं लिए थे, बेसिक और डीए पार्ट ऑफ सैलरी लिए थे, हाँ कवर्ड में वो दोनों लेना, बट नॉट कवर्ड है तो बेसिक भी लेंगे, डीए पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, और कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स भी लेंगे। बट अच्छा है कि इस क्वेश्चन में कमीशन ऑन सेल्स नहीं दिए, नहीं तो फिर लफड़ा और बढ़ जाता है ना। ओके, खैर फिर इतना में कम लफड़ा नहीं है, बेसिक का कैलकुलेशन होगा लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है ना? फिर डीए का भी कैलकुलेशन करना होगा, तो इसके बाद आएगा सब। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, यस। नाउ तो फाइंड करते हैं सैलरी, बेसिक सैलरी। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। अब बताओ रिटायरमेंट कब किए थे, कौन सा डेट में रिटायर किए थे? डेट देना जरूरी होता, अगर नहीं दिए भूल से तो हमको देना पड़ेगा। यस, दे दिए सर, रिटायर किए थे 18
18 सितंबर 18/9/23 को रिटायर किए थे, है ना। तो 9 को छोड़ दो, 18 बोले ना, जिस मंथ में रिटायर किए उसको छोड़ देना। तो हम लोग लेंगे अगस्त तक लेंगे, सितंबर में रिटायर किया ना, अगस्त तक लेंगे। तो अगस्त से पहले का 10 मंथ्स काउंट करो, अगस्त से पहले का 10 मंथ्स काउंट करो, तो फिर टाइम लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि बीच में इंक्रीमेंट यहाँ भी है। तो अगस्त लेंगे, ये अगस्त है, कितना 31 अगस्त 23, है ना। और इससे 10 मंथ्स लेंगे, बताओ कब से आएगा। अगर अगस्त में हो गया तो बोलो बोलो कब से लेंगे, सितंबर से लेंगे तो 12 मंथ्स हो जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर से क्या होगा, 1/11/2022 से 1/11/22, लास्ट 10 मंथ्स देखना है। अब काउंट करो एक बार, 11/22 तो मतलब नवंबर, तो नवंबर 11 तो मतलब क्या हो रहा है, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस 10 मंथ्स हो गया ना, यस सर। तो आप 1/11/22 से 31 अगस्त 23, इतना दिन का बेसिक देखना होगा, इतना दिन का डीए देखना होगा, ठीक है। ओके, बोलो बोलो बोलो, यस। अब आ जाते, इनका बेसिक सैलरी था रिटायरमेंट के टाइम कितना, 40,000। बेसिक सैलरी रिटायरमेंट का टाइम था 40,000, और उनका जून से इंक्रीमेंट होता है 2,000 करके। रिटायरमेंट के टाइम कितना था, 40,000। तो ये जो 31 अगस्त, इस दिन को था कितना, 40,000 मंथली, 40,000 पर मंथ। और जून से 1 जून 1623 को इंक्रीमेंट हुआ था, कितना, 2,000 इंक्रीमेंट हो गया था, 2,000 प्लस हुआ था। तो अब यहां से 2,000 माइनस कर दो, मतलब यहां इतना पीरियड 40,000 मंथली मिला था पर मंथ। तो इससे पहले बोलो 2,000 कम था, इससे पहले ये पीरियड कितना था, 38,000 पर मंथ मिला था। क्लियर है ना, यस। तो अब इसमें बेसिक सैलरी आप फाइंड कर लो, आराम से फाइंड कर लोगे। तो ये एक टाइमलाइन अगर समझ में आ गया, लास्ट 10 मंथ्स कैसे करोगे, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट कब से हो रहा है, उसके हिसाब से कितना दिन कितना, वो सारा आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। बताओ, अब लिखो, नाउ बेसिक इक्वल टू बोलो 1, हम इसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिखा रहे, बोलो 1/11 से 1 जून, मतलब जून तो छोड़ दो, मई तक, तो 11/12 2 महीना हो गया 22 का। फिर इधर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितना हो गया, 5, और इधर 2, 7 महीना, 7 मंथ्स, 7 मंथ्स कितना करके मिला, 38,000, है ना। प्लस इसके बाद इधर काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त है ना, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कितना करके मिला, 40,000। अब देखो 10 मंथ्स आ गया ना, यस। 3 मंथ्स 40,000 करके मिला, और 7 मंथ्स 38,000 करके मिला। तो इन दोनों को इंटू करके जोड़ लोगे तो आ जाएगा बेसिक सैलरी, राइट। तो 7 इंटू कितना, 38,000, ये आता है आपका 2,66,000 प्लस 3 इंटू 40, 1,20,000, 1,20,000। तो 3,86,000 बेसिक सैलरी मिल गया, बोलो यस सर। तो बेसिक सैलरी फाइंड कर लिए, तो बेसिक सैलरी हम लोग को मिला 3,86,000, राइट, यस सर। नाउ डीए, अब देखेंगे डीए, डीए पार्ट ऑफ सैलरी। तो डीए कितना परसेंट बोला था, बोलो। यहाँ डीए फिर इतना मंथ्स का नहीं देखेंगे, डीए डायरेक्ट कैलकुलेशन, टोटल बेसिक मिल गया ना 10 महीने का, 10 मंथ्स का बेसिक मिल गया। बोला था डीए सर 50% ऑफ बेसिक, लेकिन उसमें से 60% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बोनस से सब देखना नहीं है, क्वेश्चन में दे सकता है, बोनस, अलाउंस, बहुत कुछ झमेला, वो सब नहीं हटा दोगे इसमें। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेचुइटी, तो उसके हिसाब से देखोगे, ठीक है ना। डीए तो 50%, ये जो 3,86,000 10 महीने का बेसिक आया, इसका 50% तो डीए होता है। लेकिन अच्छा 50% कर लो, आधा कर लो ना, तो आधा करोगे तो 3,86,000 डिवाइड बाई 2, ये सर होता है 1,93,000, 193। बट सर इसमें से तो 60% ही पार्ट ऑफ सैलरी था, यस। तो इसका फिर 60% कर लो, ये हो जाएगा डीए पार्ट ऑफ सैलरी। तो इनटू 60%, तो आया कितना, 1,15,800, राइट। तो टोटल बेसिक डीए ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा, कमीशन तो नहीं है। देयरफॉर एवरेज सैलरी
पर मंथ, एवरेज मंथली सैलरी इक्वल टू, बोलो बेसिक कितना था 3,86,000 प्लस डीए पार्ट ऑफ कितना है 115,800 और डिवाइड बाय कितना करेंगे 10, तो इससे आ जाएगा एवरेज सैलरी, राइट, बोलो क्लियर है, यस। 115,800 प्लस 3,86,000, ये दोनों जोड़ने से होता है 5,01,800 डिवाइड बाय 10 इज 50,180, बोलो बोलो क्लियर है, पर मंथ। तो एवरेज मंथली सैलरी कितना मिल गया आपको 50,800, ओ सॉरी 180 पर मंथ, क्लियर है, यस सर। सर नॉट कवर्ड देने से इतना कुछ करना होगा, हाँ एवरेज करना होगा, इंक्रीमेंट बीच में है तो ये सब झमेला आएगा, बीच में इंक्रीमेंट नहीं है तो एकदम इजी है, ऑलवेज लास्ट 10 मंथ्स कांस्टेंट अमाउंट बेसिक मिल गया तो डीए भी कांस्टेंट मिलती रहेगा, इजीली 10 से इंटू कर लोगे हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस। अब आ जाओ नॉट कवर्ड में आ जाओ, कितना है 50,180, कितना है बोलो 50,180, एक बार देख लो ठीक से कैलकुलेशन कैसे किए, 5180 आ गया। अब हम लोग तो सॉल्यूशन में आते, ये जो एवरेज लिखे थे इसमें पुट कर देते 50,180, अब उसको हाफ कर दो 50,180 डिवाइड बाय 2, हाफ हो गया 25,090 इनटू सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स 34, तो ये आया आपका सेकंड में आया कितना ना 8,53,000, सेकंड के लिए ऑप्शन हो रहा है कितना, ये फास्ट में लिखेंगे 8,53,060, ठीक है। अब बोलो ये दो और ये थर्ड, इस तीनों में लोएस्ट कितना, तो इसमें आ रहा है 8,53,060, ठीक है ना, ये माइनस कर दो। तो सेकंड केस 960 मिला था, इसमें से एग्जाम्पशन इतना मिल रहा है तो माइनस 9,60,000, तो आपको टैक्सेबल पार्ट आ गया 106,940, कितना है 106,940, तो कवर्ड में तो नील हो गया था बट नॉट कवर्ड में टैक्सेबल आ गया। अब इसको ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है एक साथ तो एक काम करोगे तो दो टेबल कर लोगे, पहले कवर्ड का कर लोगे और नीचे नॉट, फिर नॉट कवर्ड का कर लोगे, क्योंकि कवर्ड में जो किए थे उतना ही तो रहेगा ना सेम, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही तो चेंज हो रहे हैं, नॉट कवर्ड में थर्ड अलग से करोगे इतना हचपच एक साथ नहीं होगा, अलग अलग रहेगा ना, तो माइंड हम लोग का उसी में कंसेंट्रेट रहेगा, यहाँ दोनों एक साथ दोनों में पजल हो जाता है, अगर ऐसा लग रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, एक बार कवर्ड कर लेना और एक बार नॉट कवर्ड कर लेना, तो आ जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। अब बोलो ये हो गया ना, समझ में आया, तो ये हम लोग सीखे, पहले लीव सीखे थे, अब ग्रेचुइटी सीखे, अब पेंशन सीखेंगे और पेंशन हो जाएगा तो मोटा मोटी ये समझ लेना ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना, यस पेंशन। और फिर लॉन्ग जब करेंगे ना उसमें हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन वो सब तो आएगा और उसमें आपका वो आइडिया हो जाएगा, तो फिलहाल इसमें और एक कर लेते, क्या करेंगे पेंशन, आ जाओ लास्ट पार्ट में आ जाओ, पेंशन, पेंशन, अब हम लोग सीख रहे हैं पेंशन। पेंशन क्या होता है बोलो, रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मंथली कुछ मिलता रहता है हर महीना, है ना, आफ्टर रिटायरमेंट मंथली, किसी को क्वार्टरली, किसी को जैसे भी उठाना चाहे उठा सकते, तो मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट ना, ये जो रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है पेंशन किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को, रिटायर्ड एम्प्लॉय को, तो रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए वो सैलरी इनकम का ही पार्ट माना जाएगा। अगेन अगर आफ्टर रिटायरमेंट उनका डेथ हो जाता है कभी भी, तो इस केस में उनका जो वाइफ है या जो भी लीगल ए है, ठीक है ना, तो उनको मिलेगा उन पेंशन, तो इस केस में वो अदर सोर्सेस में हो जाएगा, लेकिन अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उनके लिए टैक्सेबल कैसे होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ पॉइंट, पेंशन दो तरह का होता है, पेंशन होता है दो तरह का, नॉर्मली क्या होता है अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड पेंशन, मैंने मैथ से कराए या किसी से भी कराए, हम अपने जो एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी को कर लो, बस आइडिया हो जाएगा, हाँ क्योंकि हम अपने मन से दे रहे हैं किसी बुक से नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली सेम अमाउंट तो हो ही नहीं सकता है, तो हम मन से जो दे रहे एग्जाम में कैसे आ सकता है, लेकिन इसी पैटर्न का ही अगर देगा तो ऐसा ही देता है, तो इसीलिए ये बेसिक आइडिया हो जाएगा।
अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड, तो पेंशन कितना टाइप हो गया, एक आपका अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा क्या हो गया आपका कम्यूटेड पेंशन। सर अनकम्यूटेड पेंशन क्या, तो कुछ नहीं, जो रेगुलर आफ्टर रिटायरमेंट मंथली उठाते जा रहे हो ना उसी को बोलोगे अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, ये आपका रेगुलर मंथली पेंशन रिसीव इन कैश बाय रिटायर्ड एम्प्लॉय कंटिन्यू जो उठाते जा रहे हैं, ठीक है ना, रेगुलर पेंशन लिख सकते हो, रेगुलर मंथली पेंशन, मंथली पेंशन रेगुलर बेसिस उठा रहे हैं, हर महीना उठा रहे हैं, ठीक है ना, मंथ एंड हो गया, मंथ शुरू हो गया, फर्स्ट वीक के अंदर ही उठा लिया, फिर नेक्स्ट मंथ, इसको बोलोगे अनकम्यूटेड पेंशन या रेगुलर पेंशन। और ये अगर रेगुलर पेंशन अनकम्यूटेड है तो ये टैक्सेबल सबके लिए, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, किसके लिए टैक्सेबल, फॉर ऑल एम्प्लॉयज, मतलब प्रीवियस ईयर में जितना भी पैसा उठा है पेंशन वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, ऑल एम्प्लॉयज इसीलिए लिखे, मेंशन नहीं किया गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, सारा एम्प्लॉय, चाहे इस केस में गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो एक आदमी रिटायर्ड किए, उनको मंथली पेंशन मिल रहा है, जनरली ना रिटायरमेंट के टाइम जो सैलरी था, पे स्केल, बेसिक डीए सब था, उसका आधा जनरली होता है। मान लो किसी का टोटल 60,000 मिलता था तो आधा 30,000 करके पेंशन मिलेगा, जो 30,000 हर महीना करके उठा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर जितना मंथ्स उठाए उतना मंथ्स का इंटू 30,000 हो जाएगा टोटल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, यस। तो ये हो गया आपका, अगर अनकम्यूटेड पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल सबके लिए। तो अब आ जाते कम्यूटेड पेंशन, बोलो ये क्लियर हो गया ना, अनकम्यूटेड मतलब जो मंथली बेसिस उठा रहे हैं, सिंपल बात है, और जितना प्रीवियस ईयर में मंथ उसमें उठाए वो पूरा टैक्सेबल। नेक्स्ट आ जाते हैं अनकम्यूटेड, क्या होता है कम्यूटेड, मतलब लमसम वन टाइम उठाना पेंशन, पेंशन इन कैश वन टाइम, पेंशन इन कैश एट ए टाइम, मतलब क्या किए, पेंशन को एट ए टाइम इनकैश करना, मतलब कैश कर लेना, उठा लेना वन टाइम, ठीक है, एट ए टाइम, दैट इज कम्यूट किए, तो आगे फ्यूचर में हमको और पेंशन मिलेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो हम रिटायर किए और रिटायर करने के बाद हमको मंथली पेंशन कंपनी दे रहा था 40,000 पर मंथ। अब कब रिटायर किए थे, मैंने रिटायर किए थे 1 सितंबर 23 को रिटायर किए, राइट। तो अब सितंबर रिटायर किए तो श्योर सितंबर एंड होगा तो हमको पेंशन मिलेगा, एंड में पेंशन मिलेगा, मतलब सितंबर एंड हो गया तो अक्टूबर में मिलेगा, अक्टूबर एंड होगा तो नवंबर में मिलेगा, इस तरह पेंशन मिलते रहेगा ना। मतलब फ्रॉम सितंबर सितंबर 23 फर्स्ट रिटायर किए ना, तो अगस्त तक तो काम किए थे, 23 से लेके 2 इयर्स आगे पेंशन मिलते जाएगा, 10,000 हर महीना, कितना 10,000 पर मंथ मिलते जाएगा। हाँ सर, इसको रेगुलर पेंशन का अनकमिटेड बोलोगे। लेकिन 1 जनवरी आया, 1 जनवरी आया, 24 आया और घर में बहुत सारा काम आ गया, मतलब लड़की का शादी का प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा फैमिली से आया, तो सोचे पैसा का कुछ शॉर्ट पड़ रहा है, क्या किया जाए, पैसा तो है लेकिन अच्छा फैमिली है, तो चलो लड़की को अच्छा गिफ्ट करना होगा, वन टाइम तो करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये जो पेंशन मिल रहा था इसमें से पूरा अगर कमिट उठा लेंगे, एट ए टाइम ले लेंगे, तो मेरा रिटायर्ड एम्प्लॉय, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा ना। तो मैंने सोचे पूरा नहीं, एक काम करते, जो शॉर्ट पड़ रहे इसमें से 40% पेंशन, मतलब 10,000 का 40%, मतलब 4,000 रुपया जो मंथली पेंशन मिलता था वो हम नहीं उठाना चाहते, उसके लिए लमसम उठा लेते, 40% पेंशन मैंने कम्यूट कर दिए। अब मेरा एम्प्लॉयर, मतलब जो कंपनी हो, जो भी जहां भी काम करते, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, मेरा एम्प्लॉयर हमको बोलेगा, हम अप्लाई करेंगे, सर मेरा घर में जरूरत है, 40% पेंशन हम कमिट करना चाहते, तो बोला ठीक है, आप मेडिकल कुछ टेस्ट करके लेके आओ और इसके बाद आप एक अप्लाई कर दो, हम लोग कमिट कर देंगे।
तो उसके हिसाब से उन लोगों ने एक मेजर करते एस्टिमेट सब टेस्ट से कि अच्छा ठीक है, हो सकता है इन्होंने आगे 20 साल जी सकता है, तो 20 साल फ्यूचर में जो पेंशन देंगे 4,000 करके, मंथली पेंशन 4,000, ईयरली 4,000, 48,000 इंटू 20 साल, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन वो फ्यूचर था ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करता है। आप लोग पढ़े होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एनुइटी, एनुइटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, उसी से वो एनुइटी टेबल से वो प्रेजेंट वैल्यू आज का वैल्यू क्या बता देते। तो मैंने जब 4,000 मतलब 40% पेंशन कमिट किए, तो 4,000 के लिए आगे हमको वन टाइम पे कर दिए, मान लो कितना ना 8,40,000 वन टाइम हमको पे कर दिए। कितना पे कर दिए? 8,40,000 वन टाइम पे कर दिए। तो ये जो 8,40,000 कम्यूट किए ना, इसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। ये 8,40,000 हमको वन टाइम मिल गया। तो सर आगे और मिलेगा नहीं? 4,000 नहीं मिलेगा, लेकिन 10,000 में से 40%, 4,000 तो उसके लिए पैसा उठा लिए लमसम, उसके लिए आगे नहीं मिलेगा, वन टाइम हो गया। लेकिन जो बाकी 60% उसके लिए तो आगे मिलते जाएगा, वो अब मेरा अनकम्यूटेड पार्ट ही रहेगा। मतलब 6,000 रुपया, सॉरी 60% मतलब 10,000 6,000, अगर 10,000 मंथली मिलता था तो 6,000 करके मेरा आगे पेंशन मिलते रहेगा। वो मेरा अनकम्यूटेड पार्ट है, वो मेरा फुल्ली टैक्सेबल, बट एक कम्यूटेड पार्ट है। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना? यस सर। तो अगर पेंशन को अफसर के पार्ट कर सकते, पूरा कर सकते, हाँ 100% कमिट कर सकते हो, पार्ट भी कमिट कर सकते हो, जितना करोगे उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। बोलो क्लियर है? यस। अच्छा इसमें एक चीज और, अगर 40% कमिट किए, हमको मिला 8,40,000, तो टोटल कमिटेड वैल्यू ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ टोटल पेंशन क्या होगा? 100% कमिट करते तो क्या होगा बोलो ना? ये अगर 40% है, डिवाइड बाई 40 इंटू 100 कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू मिल जाएगा ना पेंशन। अगर 100% कमिट करोगे क्या मिल जाएगा? बोलो बोलो क्लियर है? तो 8,40,000 से 40% का है, तो डिवाइड बाई 40% कर लो, तो 21 लाख होता। मतलब हम अगर पूरा पेंशन 100% कमिट कर देते, तो हमको एक साथ कितना मिल जाता? 21 लाख मिलता, और आगे फ्यूचर में एक भी रुपया नहीं मिलता। लेकिन हम पार्ट किए तो पार्ट के लिए इतना मिला। तो 100% कमिट करेंगे, क्या होगा? उसको बोलोगे कमिटेड वैल्यू ऑफ टोटल पेंशन। उसको क्या बोलोगे? कमिटेड वैल्यू ऑफ टोटल पेंशन। पार्शियल तो कमिट किए ना, इतना कुछ बताए, जरूरत नहीं था, लेकिन ये एक्चुअली कंसेप्ट के लिए बाबू, कंसेप्ट के लिए। टाइम इसीलिए होने से अच्छा से आप लोग को समझ में आता। खैर अब आ जाते, अगर पेंशन इनकेस किए एट ए टाइम, इसको क्या बोलोगे? कम्यूटेड पेंशन। तो इसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगा सर? इसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगा, यही तो देखना है ना। तो लिखो आप टैक्सेबल पेंशन। कम्यूटेड, तो कम्यूटेड में क्या होगा टैक्सेबल, यही देखना है आपको, राइट? यस सर। अरे क्या हुआ? हम्म बार बार इधर इधर लिखते हैं, कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, इसमें टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन, राइट? यस। एक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नील, ये मतलब फुल्ली एग्जाम्प्टेड, टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जाम्प्टेड लिख दो, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। बट ये गवर्नमेंट नहीं है, अगर अदर देन अदर एम्प्लॉयज, अदर एम्प्लॉयज है तो, ठीक है, इनकेस ऑफ अदर एम्प्लॉयज, तो कैसे करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कम्यूटेशन, जो कम्यूट किए कितना मिला वो लिख लोगे, इससे लेस करोगे एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010 ए सेकेंड, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जाम्प्टेड था 1010 ए फर्स्ट था, ठीक है, और अदर एम्प्लॉय तो 1010 ए सेकेंड, ठीक है। और इसमें कितना एग्जाम्पशन मिलेगा ना? 1/2 हाफ इंटू 100% कम्यूटेड वैल्यू, 100% कम्यूटेड वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है ना, ये आप
माइनस कर दोगे। सर 100% कमिटेड वैल्यू मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, इसको ऑल्टरनेटिवली भी लिख देते। ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हैं? हाफ इनटू अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कम्यूटेड पेंशन जितना रिसीव किया, डिवाइड बाय परसेंटेज कम्यूटेड इनटू 100। इससे क्या 100% कम्यूटेड वैल्यू आ जाएगा? जैसे बोलो हम लोग को 8,40,000 मिला था, तो 8,40,000 कितना कम्यूट किया? 40%, तो डिवाइड बाय 40 इंटू 100, है ना? तो कैसे करोगे? 100% कम्यूटेड वैल्यू कैसे करोगे? अमाउंट रिसीव, जितना कमिटेड वैल्यू रिसीव किया, डिवाइड बाय कमिटेड परसेंटेज, परसेंटेज कमिटेड इनटू 100। तो इससे भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 100% कमिटेड वैल्यू, और उसमें फिर हाफ कर देना है, हाफ कर देना, ठीक है ना? यस, ये माइनस कर दोगे, और ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस है ये टैक्सेबल। बट पॉजिटिव है तो, कभी नेगेटिव हो गया तो नील हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड। पॉजिटिव है तो फुल्ली इतना टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस बोलो क्लियर है या नहीं? बट एक चीज, ये जो हाफ किए थे, ये जो पॉइंट हाफ लिखे थे, कहाँ आप लिखे थे बोलो तो? ये जो हाफ लिखे थे ये नॉर्मली तो होता है, लेकिन वो हाफ कभी कभी 1/3 करेंगे। 1/3 इंटू 100% कमिटेड वैल्यू कब करेंगे? जब उनको ग्रेचुइटी भी मिला फिर भी पेंशन कमिट कर रहे। ग्रेचुइटी उनको मिला था तो उनको तो हमसम ऑलरेडी कुछ मिला था ना, फिर भी कमिट करे पेंशन, तो इस केस में वो हाफ क्या हो जाएगा? 1/3। बस इतना नीचे लिख लो। If the employee also receive gratuity, if the employee also receive gratuity, तो half will be, ये जो half लिखे थे LF, half will be, बोलो कितना हो जाएगा? will be 1/3। ये हाफ की जगह क्या कर लेंगे? इसके जगह हम लोग ये 1/3 लिख लेंगे। 1/2 की जगह क्या कर लेंगे? 1/3 इंटू 100% कमिटेड वैल्यू कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे तो टैक्सेबल पेंशन आ जाएगा, ये कम्यूटेड पार्ट का, ठीक है ना? यस। तो बस इससे एक एग्जांपल करते, ये समझ लेना, पेंशन ग्रेचुइटी लीव सैलरी अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट बोलो ना, सैलरी इतना वर्स्ट सिलेबस है, उतना तो नहीं करना पॉसिबल है, बट इतना तो देख के जाओ। फिर और लॉन्ग क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में ना आपका उसमें कुछ और कैलकुलेशन पार्ट वो आ जाएगा, बट वहां इतना इतना ज्यादा हम टाइम लेके समझाएंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्या? यस यस, एक एग्जांपल लेते तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल मैथ में कुछ रिवीजन शीट में कुछ था, ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके भेजे, वो देख लेना। हम इसमें एग्जांपल लेते। एग्जांपल, मिस्टर सेन retired on 30th June 2023 from a company. मिस्टर ने रिटायर्ड किए 30 जून 23 को फ्रॉम ए कंपनी। हिज बेसिक ऑन रिटायरमेंट रुपीज 60,000। अच्छा थोड़ा कम कर देते, बेसिक कितना? 20,000 एंड DA 40% ऑफ बेसिक। रिटायरमेंट के टाइम उनका बेसिक सैलरी क्या था? बेसिक ऑन रिटायरमेंट था 20,000 और DA 40% ऑफ बेसिक। पेंशन approved by company 50% of salary from नेक्स्ट मंथ। पेंशन अप्रूव कर दिए उनको। अब मतलब 50% सैलरी मतलब बेसिक और DA जो मंथली था ना, तो उसका आधा उनको पेंशन मिलते रहेगा, ठीक है? तो आगे इनका इंक्रीमेंट होता है, अगर करते तो इंक्रीमेंट उसके हिसाब से पेंशन में भी इंक्रीमेंट आएगा। इसीलिए
पेंशन कहीं पे दे रहे हैं और उसमें पेंशन डायरेक्ट अमाउंट नहीं देके बोल रहे हैं पेंशन में बेसिक इतना था और डीए इतना था, दोनों जोड़ लोगे टोटल पेंशन हो जाएगा, ठीक है ना? यस। उसमें से कितना परसेंट पेंशन आ जाएगा, राइट? यस सर। तो पेंशन अप्रूव किए 50% ऑफ सैलरी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और ऑन 1/1/2024 he commuted 60% पेंशन, 75%, 60, 50 कुछ भी दे सकता है, 60% पेंशन एंड रिसीव्ड 4,80,000। बस ये है क्वेश्चन। फाइंड टैक्सेबल पेंशन, फाइंड टैक्सेबल पेंशन फॉर द प्रीवियस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, सर 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर का ही तो करोगे ना। फाइंड टैक्सेबल पेंशन, फाइंड टैक्सेबल पेंशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये क्वेश्चन हम दिए। बस ये 3 देख के जाना, और भी नहीं भी देखोगे चलेगा, 3 देख लेना, और मैंने जो भेजे उसको देख लेना, 100 भेजे उससे गो थ्रू करते जाना, देखोगे आइडिया हो जाएगा ठीक से, ठीक है ना? यस। 1-2 प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एक्चुअली क्या होता है ना, बाइक चलाने के लिए जो गाइड है ना वो इंस्ट्रक्शन दे देता है, आपको लगता है बहुत कुछ, चलाओगे एक्सीडेंट होगा, इसीलिए जितना चलाओगे उतना ठीक हो जाएगा, उतना परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस थोड़ा करोगे, प्रैक्टिकल पेपर्स। नाउ अब आ जाते, बहुत कुछ हम बोल देते, खैर अब बस एक ही तो क्वेश्चन करेंगे, तो मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने से आप कर सकते हो। इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव जो लॉन्ग में आता है उसके साथ साथ वो करेंगे तो भी हो जाएगा, उस तरह का ऑब्जेक्टिव भी दे कर सकते हो, राइट? यस। आ जाते, इसमें 2 पार्ट है, एक कम्यूटेड भी है और एक अनकम्यूटेड है, तो दोनों ही पेंशन टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल पेंशन ये लिख लेते हैं, सॉल्यूशन फटाफट। टैक्सेबल पेंशन अब जो भी था, मिस्टर कौन था मिस्टर सेन, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ये लिख लेना, राइट? यस। अब मैंने 2 कॉलम करेंगे, थोड़ा डिटेल्स के लिए। पार्ट फर्स्ट लिखो अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड, और मैंने क्या बोले थे, अनकम्यूटेड मतलब रेगुलर बेसिस मंथली मिल रहा है, यस सर। तो अब देखते हैं अनकम्यूटेड पेंशन कितना आना चाहिए। तो एक रफ देखो, ये इसका कैलकुलेशन नोट पे भी नहीं करोगे चलेगा। इनको रिटायरमेंट के टाइम डीए बेसिक कितना मिलता था, 20,000, डीए कितना, 40% ऑफ बेसिक। सर ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट बोला नहीं, तो मान के ही चलोगे पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है? तो 40% ऑफ 20,000 मतलब 8,000। तो उनको रिटायरमेंट के टाइम बेसिक और डीए मिला के कितना मिलता था, 20 और 8 मतलब 28,000 पर मंथ मिलता था ना? यस सर। तो उसका आधा 50%, तो मंथली पेंशन यहां नीचे एक बार लिख लेना, मंथली पेंशन नोट, इसमें कम्यूटेड अनकम्यूटेड करोगे, नोट मंथली पेंशन, पेंशन पर मंथ रिसीव बाय सेन। पहले देख लेते हैं सैलरी, है ना? सैलरी में क्या आएगा, बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक था कितना, 20,000 मंथली, प्लस डीए था 20,000 पे कितना परसेंट, 40%, मतलब 8,000, तो 28,000 ये था सैलरी। तो इसमें पेंशन 50%, पेंशन कितना था ना, 28,000 इंटू 50%, मतलब 14,000 इनको पेंशन मिलता है, राइट? बोलो क्लियर है? बेसिक बोलो कितना था, 20,000, डीए कितना मिलता था, 40%, तो बेसिक डीए मिला के 28,000 मिल रहा था मंथली सैलरी। अब रिटायर किए तो उसका 50% पेंशन हो गया, तो 14,000 पर मंथ। बोलो क्लियर है? ये कैलकुलेशन दिखा देना एक नोट में, ये नोट में आ गया कि उनको मंथली पेंशन मिलता था 14,000। अब आ जाते, कब रिटायर किए थे, बोलो कब रिटायर, जून में रिटायर किए थे, तो जून के बाद जुलाई से उनका पेंशन मिलना शुरू हो गया, है ना? नेक्स्ट मंथ से ही तो बोला ना, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई से, तो जुलाई से कंटिन्यू हर मंथ
कितना करके 14,000 करके मिल रहा था। कितना बोलो 14,000 मिल रहा था। लेकिन उन्होंने जनवरी 1 जनवरी आके 60% कम्यूट कर दिए। तो बोलो दिसंबर तक कितना 14,000 मिल रहा था ना। तो लिखो फ्रॉम 1 जुलाई टू मतलब जुलाई टू दिसंबर। ये लिखो फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, फ्रॉम जुलाई टू मतलब जुलाई का एंड होगा तो फिर जुलाई का कब पेंशन मिलेगा। जून में तो रिटायर किया ना, फिर अगस्त एंड होगा अगस्त, इस तरह दिसंबर एंड तो फिर मिल जाएगा ना। तो जुलाई से दिसंबर इसमें कितना मंथ हो रहे हैं बोलो तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना हो रहे हैं। ये कितना मंथ हो रहे हैं 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स इंटू 14,000 84,000 बोलो कितना मिला 84,000 है ना। बट 1 जनवरी से उन्होंने कम्यूट कर दिए थे 1 जनवरी से। तो फ्रॉम हम लोग का तो प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है मार्च ना, फ्रॉम जनवरी टू मार्च 24। तो बोलो इसमें कितना 3 मंथ्स हो रहे हैं। अब इसमें कितना मिलेगा सर 60% तो कम्यूट कर दिए थे। बोलो 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 हाँ सर, ये जो पेंशन 60% तो उन्होंने कमिट कर दिए थे। तो 40% तो मिलेगा ना। 60% के लिए लमसम मिल गया वन टाइम, बट 40% तो अनकम्यूटेड वो मिलेगा। तो इस पीरियड में रिमेनिंग 3 मंथ्स ये जो 14,000 मिलता था इसमें से 40% अनकम्यूटेड। बोलो क्लियर है। यस। तो 14,000 पे 14,000 इंटू 40% ये होता है 5,600 इंटू 3 मंथ्स ये हो रहा है 16,800। ये टोटल आ गया 89 1,0,800। ये हो गया अनकम्यूटेड पेंशन। ये सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे अदर्स हो, ये आपका अनकम्यूटेड पार्ट हो गया। बोलो क्लियर है। प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना हम लोग का असेसमेंट 24-25, तो प्रीवियस ईयर 23-24 था, ये अनकम्यूटेड हो गया। सेकेंड पार्ट कम्यूटेड पेंशन। क्या इनको ग्रेचुइटी मिला सर? नहीं तो ग्रेचुइटी दिए नहीं तो हाफ करोगे। बोलो कम्यूटेड में बोले थे अगर ग्रेचुइटी नहीं मिला, ग्रेचुइटी मिल गया तो 1/3 हो जाएगा, हाफ 1/3 हो जाएगा। लेकिन ग्रेचुइटी नहीं मिला तो हाफ आएगा। हाफ इंटू 100% कम्यूटेड वैल्यू है ना। तो इसमें लिखो हाफ, सॉरी अमाउंट रिसीव्ड, पहले कितना रिसीव किया देखो। ओके जब कम्यूट किए तो कितना मिला 4,80,000। कितना मिला 4,80,000। नाउ लेस exemption अंडर सेक्शन 1010A। और ये क्या है गवर्नमेंट तो नहीं है, वन नहीं तो सेकंड 1010A सेकंड कितना आएगा बोलो ना। हाफ इनटू कितना मिला था 4,80,000, कितना कमिट किए थे 60% डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कर लो, टोटल 100% कमिटेड पेंशन आ जाएगा ना। तो 4,80,000 को 4,80,000 4,80,000 डिवाइड बाई 60% करो तो होता है 8,00,000। 8,00,000 को हाफ कर दो, 8,00,000 डिवाइड बाई 2 तो होता है 4,00,000। कितना हो गया 4,00,000। तो 4,00,000 ये माइनस कर दिए तो 80,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अनकम्यूटेड पेंशन। और अनकम्यूटेड कम्यूटेड दोनों जोड़ लोगे तो हो गया टोटल टैक्सेबल पेंशन। टैक्सेबल पेंशन। तो ये था आप लोगों का पेंशन का कैलकुलेशन 1,80,800। बोलो क्लियर है या नहीं। आई थिंक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए इस एग्जाम्पल से। ठीक है ना। तो हम लोग कैसे करते, कम्यूट हो गया तो उसका टोटल कम्यूटेशन से कितना मिला वन टाइम और उसमें से लेस कर देंगे। अगर गवर्नमेंट तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड बट अदर्स है तो हाफ इंटू कम्यूटेड जितना मिला था उसको डिवाइड बाय परसेंटेज कम्यूटेड इनटू 100, तो इससे आ जाएगा टोटल, उसका हाफ कर दोगे। और वही अगर उनको ग्रेचुइटी भी मिला तो हाफ की जगह 1/3 कर दोगे। और माइनस करने के बाद पॉजिटिव है तो टैक्सेबल, नेगेटिव तो जीरो करोगे। और अनकम्यूटेड है मंथली जो मिल रहा था वो पूरा प्रीवियस ईयर में कितना मिला वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। दोनों को जोड़ लोगे आ जाएगा।
और क्वेश्चन में सिर्फ पूछ लिया कि सिर्फ कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल बताओ, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया सिर्फ कम्यूटेड पोर्शन बताओ तो सिर्फ कम्यूटेड दिखाओगे 80,000, अनकम्यूटेड नहीं दिखाओगे। अगर पूछा कि टोटल कितना पेंशन टैक्सेबल तो कम्यूटेड अनकम्यूटेड दोनों दिखाओगे। क्लियर है? यस। तो हम लोग ये 3 सीखे, ग्रेचुइटी, पेंशन, लिप सैलरी। इससे आप लोग प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अब आज ही डालेंगे, क्योंकि मेरा बोला ना घर सारा क्लास लेके आने के बाद ये करना पड़ता है। हम एक्चुअली मेरा अदर क्लासेस बहुत चलता है, तो क्या करें हम लेकिन इसमें फिर अब लॉन्ग क्वेश्चन आप कुछ सॉल्व करके देंगे। यस, इतना देखो। आशा करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, इससे पैटर्न का क्वेश्चन। ओके, तो अभी इस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस का वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लॉन्ग का मिलेगा।